एमन आप स्टार्ट कर लें, इट्स लाइव। ओके ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एमन ईमान सैयद, डायरेक्टर पंजाब यूथ टैलेंट। आज का ये सेशन पंजाब यूथ ऑफ डिसेबिलिटी की फिजियो क्लब क्या चीज़ है कि टीम मेंबर्स के साथ हम बात करेंगे आज के सेशन में। इरेडिकेशन किसे कहते हैं, डिसेबिलिटी क्या है, इनको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने फिजियो क्लब की मेन टीम को अपने इस प्रोग्राम में बुलाया है। तो सबसे पहले मैं उन तमाम टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती शेड्यूल में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आज के सेशन में शिरकत की। सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी तमाम ऑडियंस का जो हमें इस टाइम लाइव देख रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डॉक्टर सना से, जो वाइस प्रेसिडेंट है फिजियो क्लब की। कि सबसे पहले तो डॉक्टर सना, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इस सेशन में आई। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि फिजियो क्लब है क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सलीम है और मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मैं बेसिकली फिजियो क्लब के साथ कब से हूँ और मैं सोशल वर्क कब से कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं 7 इयर्स हो गए सोशल वर्क करते हुए और मुझे 2 इयर्स हो गए फिजियो क्लब के साथ। और फिजियो क्लब में मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं इनके साथ वर्कआउट कर रही हूँ। और अब बेसिकली मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चीज का बताऊंगी कि फिजियो क्लब बेसिकली है क्या, ये ओरिजिन इसका कहाँ से है, इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी समझाऊंगी सबसे पहले। तो अब हमारा जो फिजियो क्लब है, ठीक है, ये एक हेल्पर्स ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पाकिस्तान में 1990 से जो है ना ये ओरिजिनेट हुई थी। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आगे एक ये छोटी सी ब्रांच है जो हमने फिजियो क्लब के नाम से हमने बना दी, जिसमें हम लोग बेसिकली जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ कह सकते हैं कि हम लोग फिजिकल थेरेपी अबाउट ह्यूमैनिटेरियन वर्क और बहुत सारी और चीजें हैं इसमें। और इसमें जो है फिजिकल अब जो मेन चीज है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लब का थोड़ा सा बैकग्राउंड और दूंगी कि हम लोग इसमें करते क्या है और इसमें स्टार्टिंग कैसे हुई। तो इसमें सबसे पहले 2013 में वर्ल्ड पीटी जो डे था वो मनाया गया था सबसे पहले। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जो हमारे सीनियर से डॉक्टर कासिम है, जो हमारे मेन लीडर है हमारे, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो उनने ये इस पे आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करते रहे। अब हम जो है पिछले 2 साल से, जब से इनके साथ मैं हूँ, हम लोग पिछले 2 साल से 100+ मेडिकल कैंप्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोग फुल फैसिलिटीज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ को जो है ना MRI है, सिटी स्कैन्स हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन्स हैं हमारे और बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग उसमें जो है ना जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं, CPs हैं, और भी जितने भी RFTs LFTs हैं, इनके बेसिक जो हमारे पास ब्लड टेस्ट हैं वो भी दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले करते क्या, अब ये जो है ना एक प्रोविंस की तो बात है नहीं, हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, हम लोग सब प्रोविंसेस में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं इसमें। और हमारे पास जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि हमारे पास डाटा एनालिसिस होता है। अब डाटा एनालिसिस, आप सबका सवाल होगा कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। तो डाटा एनालिसिस जो है वो हम लोग इस तरह करते हैं कि हम स्पेसिफिक एक जगह जब हम मेडिकल कैंप के लिए चूज करते हैं तो उसमें हम लोग जाके डाटा लेते हैं कि एक फॉलोइंग जगह पे, ठीक है, कितने एक स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट्स हैं, ठीक है। और उस स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट्स के हिसाब से फिर हम लोग जो हमारे पीटीज हैं वो होते हैं, हमारे पास जनरल फिजिशियंस होते हैं 35+ जो है वो हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो हमारी फैकल्टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने अभी तक इन 100 कैंप से 100+ कैंप्स हो चुके हैं हमारे, और उसमें हम कम से कम 25,000 जो है पेशेंट्स को हम अभी तक फैसिलिटेट कर चुके हैं। और उसका पूरा डाटा भी है हमारे पास और हर चीज हमारे पास अवेलेबल है।
अच्छा, ये तो थोड़ा-सा था कि फिजियो क्लब क्या है, आगे आपको और भी समझ आती जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि आगे बहुत डिटेल्ड है ये। तो अब मैं बेसिक थोड़ा-सा उसके नीचे स्टेप पे आऊँगी कि आप पूछेंगे चलो फिजियो क्लब का तो हमें समझ आ गया कि चलो क्या है, मगर व्हाट इज़ फिजिकल थेरेपी एंड व्हाट इज़ फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है? अब जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो उसका काम क्या है, इट इज़ होता क्या है, इसकी अब मैं थोड़ी-सी आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, फिजिकल जो हमारी फिजिकल थेरेपी है वो बेसिकली ये है कि जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कि एक जो है ना हमारे जितने भी फिजिकल एक्टिविटी हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है? हमारे पास मस्कुलोस्केलेटन है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो मसल के, हड्डियों के मसले, ठीक है? बाकी हमारे पास न्यूरो के मसले, जो ब्रेन के मसले होते हैं, स्पाइन के मसले होते हैं, हमारे पास जो भी स्ट्रक्चरल जितने भी इश्यूज हैं, उन सबको जो है ना वो हम लोग इसमें फिजिकल थेरेपी में डील आउट करते हैं, ठीक है? इसमें रेस्पिरेशन भी आ जाता है, इसमें डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं, और डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हर चीज में, हर हर एक डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट है, और काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अब जैसे कोविड, अब क्योंकि रिसेंटली कोविड गुजरा है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कोविड के बारे में। तो कोविड में लोगों को लगता होगा कि हम तो मतलब डॉक्टर्स जिस तरह है या ये वो सब, लोगों की परसेप्शन बड़ी डिफरेंट है हमारे बारे में, पीटीज के बारे में स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अब जैसे कोविड-19 था, तो कोविड-19 में अब हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट का कितना बड़ा रोल था। अब कोविड में बेसिकली होता क्या है? अब कोविड में ये चीज होती है कि आपका जो लंग्स हैं, लंग्स का मतलब होता है फेफड़े जो हमारे होते हैं, फेफड़ों के अंदर जो है वो हमारा लेमन लैंग्वेज में तो पानी भर जाता है, ठीक है? उसमें हमारे पास मैनुअल टेक्निक्स होती है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और स्पेसिफाइड चेस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं जो कि उन चीजों को डील आउट करें, मैनुअल टेक्निक से उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट आउट करते हैं, जिससे इस दफा कोरोना के पेशेंट्स जो हैं, बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके लंग्स में जो पानी भरा था वो साथ साथ जो चेस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट थे वो निकाल रहे थे। तो बहुत बड़ा रोल है फिजिकल थेरेपिस्ट का, अगर कोई समझे। तो और हर डिजीज में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आजकल आपने सुना होगा बहुत ज्यादा फॉलेज का मसला है, स्ट्रोक जिसको हमारी जुबान में स्ट्रोक और पैरालिसिस कहते हैं, ठीक है? उसमें अब एक सर्जिकल डिपार्टमेंट है, उसमें अगर कोई भी सर्जरी होती है तो सबसे पहले जो है उसके बाद फिजिकल थेरेपिस्ट को बुलाया जाता है, ताकि वो उनकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज जो है उसको नॉर्मलाइज कर सकें और नॉर्मल जो फेज है उस पर ला सकें। तो अच्छा, और अभी थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज बेसिकली फिजिकल थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपी है क्या, और ये किन किन अच्छा। जगहों पे हम लोग इसको यूज अच्छा करते हैं। डॉक्टर सना, जी जी। डॉक्टर सना आप मुझे एक चीज बताएं कि जो मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होती है, हर फील्ड में होती है मिसकॉन्सेप्शन, लाइक लोगों को लगता है कि जो फिजिकल थेरेपी वाले हैं उनको तो डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अपने नाम के साथ वैसे ही डॉक्टर लगा लिया है, उनकी डिग्री और हमारी डिग्री में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे क्लैरिफाई करेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज कि हमारी डिग्री का मतलब ही क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी डिग्री का नाम है डीपीटी, दैट मीन्स डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट। इसका क्या मतलब है, ये तो फुल फ्लेज मैंने वैसे ही आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले ये कि हमारी 5 इयर्स की डिग्री है, ठीक है? जैसे एमबीबीएस वाले या कोई भी और मेडिकल फील्ड वाले लोग जो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बाकी सब्जेक्ट्स, हमारा भी वैसे ही होता है, सेम, हमारा भी कोई डिफरेंस नहीं है। मगर हाँ, हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, और हमारी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें हम वर्कआउट करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग पहले एमबीबीएस करते थे, उसके बाद फिजिकल थेरेपी का जो है ना पूरा एक बहुत लंबा 3 इयर्स या 4 इयर्स का कोर्स करते थे। अब हमारे में ये है कि फुल फ्लेज हमें एक डिग्री प्रोवाइड कर दी गई है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है? जिसमें लोग कहते हैं ना कि हम डॉक्टर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है? अब जो एमबीबीएस वाला डॉक्टर है, क्या उसको डॉक्टर कहा जाता है? उसको भी डॉक्टर नहीं कहते, ठीक है? ये उसको फिजिशियन कहते हैं, ठीक है? जो हमारे लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है ना कि फलाना डॉक्टर हो, एमबीबीएस वाला डॉक्टर होता है, ये वाले डॉक्टर नहीं होते, ठीक है? अब जैसे ऑप्थेमोलॉजी है, ठीक है? हर एक स्पेसिफिक जो है ना एक ब्रांचेस, जैसे एक स्पेसिफिक एक चीज होती है ना, उसके नीचे ब्रांचेस बना दी जाती हैं।
ठीक है। तो ये वैसे ही है कि उसकी हमारे एक मेडिकल की एक पूरी एक फील्ड अलग कर दी गई है, ठीक है, कि ये फिजिकल थेरेपी है, इसमें फिजिकल और स्ट्रक्चरल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कॉग्निटिव हो, स्ट्रक्चरल हो, जितने भी हो, उनमें वो काफी ज्यादा जो है वो उसमें बेहतर है हमारे वाली फील्ड। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, ये 5 इयर्स की डिग्री है हमारी, और इसमें उसी तरह हमारी हर चीज है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी एग्जांपल्स देके समझाती हूँ, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि मैं एक, आपने लोगों को सुना होगा कि हड्डियों का दर्द है बहुत ज्यादा, ठीक है, हम अपने बुजुर्गों से नॉर्मली सुनते हैं घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, हड्डियों में दर्द है, इस तरह है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की पैथोलॉजीज होती हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियां जो हैं, डिजीजेस जो है हमारे पास होती हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एमबीबीएस वाले के पास आप जाते हो, तो आपको क्या देगा, वो मेडिसिन देगा, ठीक है, या बोन्स को थोड़ा बहुत जो है वो जो है उसकी मिनरल्स एंड बाकी चीजें पूरी करेंगे, ठीक है। मगर हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट में क्या होता है कि हम डिजीजेस का, जो डिजीज है उसका प्रोसेस बहुत स्लो कर दिया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे प्रोसेस को स्लो कैसे किया जाता है, एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो उसमें मैं ये बताती हूँ आपको कि हमारा ये होता है कि एक डिजीज है ना, हमारे पास एक बंदा आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास मोडेलिटीज हैं पेन रिडक्शन के लिए। सबसे पहले तो हम मोडेलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग पेन को हम मैनुअली जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के साथ हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेडिसिन जो है ना, हम बहुत बहुत कम होती है हमारी मेडिसिन, जैसे कि हम सिर्फ मसल रिलैक्सेंस होती हैं हमारी, ठीक है, या थोड़ी बहुत जो है वो बहुत लो पेन किलर्स होती हैं कि बहुत सवेयर पेन है तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए, या पेन जो मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग सिर्फ मेडिसिन देते हैं। बाकी हमारी सारी मैनुअल टेक्निक्स हैं, हमारी सारी की सारी हमारी जो है जो मोडालिटीज हैं उन पे बेस्ड है, हमारी मैनुअल टेक्निक्स है, थेरेप्यूटिक्स है, हमारी पूरी एक्सरसाइज और एक्सरसाइजेज और ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम पहले उसकी पेन रिडक्शन कर रहे हैं, फिर हम उसका जो स्ट्रक्चर जो कि डैमेज्ड है, ठीक है, जो कि जो है जिसमें फ्लूइड कम है, जैसे फॉर एग्जांपल घुटनों में दर्द है बहुत ज्यादा, लुब्रिकेशन हो रही है, ठीक है, अब दो हड्डियां ना यूं करके लुब्रिकेट कर रही हैं, ठीक है, तो हम उनको ऐसी एक्सरसाइजेस, हम ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो प्रॉब्लम कर रहा होता है वो वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि जो डिजीज का प्रोसेस है जो कि बढ़ने का वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज परमानेंट खत्म नहीं होती, ठीक है, कि हम लोग यूं करेंगे तो हर चीज खत्म हो जाएगी, नो ये नहीं होता, ठीक है। मगर हाँ ये जरूर होता है कि हम उस चीज के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं, क्योंकि एक या तो जेनेटिकली डिजीज है, या आपकी जो है ना बोन्स की कोई जो है ना वो इनर कोई इंटरनल कोई डिसऑर्डर है या कुछ भी है, तो हम उसका प्रोसेस स्लो कर देते हैं, ताकि जिस बंदे ने विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू जो है ना थोड़े अरसे में, थोड़े अरसे में वो चीज खराब हो रही है, हम उसको बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि अगला बंदे को तकलीफ कम हो, अगले बंदे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की फेज में कर देते हैं, ठीक है। अब अब हम आते हैं जो हमारा मिसकंसेप्शन, आई होप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैं क्या कहना जी, चाह रही हूँ। ये तो जी जी जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हर चीज़ को वाज़ेह तौर पे आपने बताया। अच्छा, हमने एक टॉपिक जो रखा था कि इरेडिकेशन ऑफ डिसएबिलिटी। अब आम अल्फाज में अगर हम डिसएबिलिटी, क्योंकि ये सारी बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, लोग समझ नहीं आते, एक समझ आएगा, तो हम उनको आम अल्फाज में ये टर्म कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं इसी पे आ रही थी। अच्छा, अब डिसेबिलिटी हमारे लिए या मेडिकल वाले लोगों के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब डिसेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। डिसेबिलिटी वो होती है जो कि आपके मेंटल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है ना, उसमें हिंड्रेंस आ जाए। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि अगर आप एक नॉर्मल एक्टिविटी है आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी मेंटल है या आपके नॉर्मल डेली वर्क है, नॉर्मल जो डेली डूइंग होती है, ठीक है, वो आप उसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आ रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते, उस चीज को हम कहते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। फिजिकल हो या मेंटल हो, दो किस्म की डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि बेसिकली कह लें कि इनएबिलिटी टू डू एनी वर्क, उसको हम कहते हैं बेसिकली डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ा सा मैं ये कहती हूँ, जिस तरह हम लोग, मैं एग्जांपल्स देके थोड़ा सा समझाऊंगी।
कि अब मेरा टॉपिक है इरेडिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो डिसेबिलिटी की ना दो चीजें हैं, ठीक है। अब हमारा एक तो है कि ट्रू डिसेबिलिटी है, ठीक है, जिसकी मैं आपको भी डेफिनेशन बता रही हूँ कि ये डेफिनेशन होती है कि मेंटल और फिजिकल जो इलनेसेस है ना, ठीक है, जो कि डेली डूइंग के जो आप वर्क है नॉर्मली आप जो रोजाना करते हैं, ठीक है, जिसको हमारी जुबान में एडीएल्स कहते हैं, वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो एक डिसेबिलिटी है कि एक बंदा अपने काम खुद नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई हिंड्रेंस है, ठीक है, उसके वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता या व्हाटसोएवर जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना दो चीजें आती हैं। एक चीज तो ये कि ट्रू डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी, एक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं उस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी पे आती हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है हमारे अंदर, ठीक है। जो भी बंदा हम लोग ये सोचते हैं, ठीक है, कि कोई भी बंदा जो कि बेड पर है, ठीक है, या कोई व्हील चेयर पे है या कुछ भी ऐसा चीज है, तो वो बंदा डिसेबल है, ठीक है, वो बंदा काम नहीं कर सकता अपने, तो वो सिर्फ डिसेबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं ना आपको दो दो एग्जांपल्स दूंगी और फिर आपको आगे और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि मैं बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों से। अब इसमें ये देखें, एक बंदा है, ठीक है। अब एक बंदा हमारे पास आता है, ठीक है, आके बोलता है कि यार मुझे इस नजर से ही नहीं आता, ठीक है। वो भी तो एक डिसेबिलिटी है ना, ठीक है, कि उसको उस बंदे को नजर ठीक नहीं आ रहा, वो अपने काम नहीं कर सकता, वो अपनी चीजें नहीं कर सकता, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से अपने जो एडीएल्स हैं, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, उनको नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी एक डिसेबिलिटी है, राइट एमन? जी बिल्कुल ठीक सही। है, ये तो उसको मिसकॉन्सेप्शन जैसे मैंने बिल्कुल, आपको, मैं आपको थोड़ा सा हाँ ना ये आई वही एम सॉरी, क्रिएट मैं हो आप जाती हैं। जी, अब उसमें ये आगे होता है कि अब डिसेबिलिटी है ये, ठीक है, हम लोगों को लगता है, मगर अगर हम उसी जगह के उसी चीज पे हम ग्लासेस पहन लेते हैं, वो बंदा नॉर्मली देखना शुरू हो जाता है, तो क्या हम उसे डिसेबल कहते हैं? नहीं, राइट, हम उसको नहीं कहेंगे, राइट। नहीं बिल्कुल। तो उसमें यही इसी तरह है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, इंटरवेंशन हो गई एक, ठीक है, एक डिसेबल के लिए एक हमने एक इंटरवेंशन कर दी कि यार ये बंदा इस तरह करके अब एक चीजों को लेके चल सकता है, राइट। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक बंदा है, ठीक है, उसको हेयरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सही सुनाई नहीं देता, तो ऑब्वियसली उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसको ना, अब अगर उसको आवाज नहीं आएगी तो वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है, वो जो बंदा उसको कोई बुला रहा है वो नहीं कर सकेगा, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ऑफिस वर्क नहीं कर सकेगा, एक वो भी एक डिसेबल ही होगा, हम उसको भी कहेंगे क्योंकि वो डेली लाइफ एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, राइट। हम उसको भी ये बोलेंगे कि वो क्या है, डिसेबल है। मगर हमारी इंटरवेंशन, हमारी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी ने उनके लिए हेयरिंग एड इजाद कर दिया, ठीक है, कि यार आप हेयरिंग एड लगाओ तो यू कैन लिसन इजीली। उसके बाद क्या वो बंदा डिसेबल रहा? नहीं ना, वो बंदा डिसेबल नहीं रहा, बिल्कुल वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। अब इसी तरह अब जो हमारी डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको बदलने की जरूरत है और उसको दूसरी चीजें उसमें इंटरवेंशंस की जरूरत है। अब सवाल होगा इंटरवेंशंस क्या हो, इंटरवेंशंस का मतलब क्या है, कि अब देखें, एक चीज कोई चीज खराब होती है तो हम उसके लिए एक चीज एक और चीज इजाद कर देते हैं, राइट, ताकि उस चीज को हम आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब एक बंदा हेलो 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 जी। जी आवाज आ रही है अब आपकी। जी, आई एम रियली सॉरी, वो मेरा समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं अभी कोई दोबारा बात से नहीं खैर।
आई एम सॉरी, आप लोगों को कहाँ तक आवाज आई थी, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं वहां से दोबारा से स्टार्ट कर दूं। जी जी, आप मिसकंसेप्शन की बात कर रही थी। जी, तो अब जो है हमारे में क्या होता है कि हमारे डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी पहले, ठीक है। अब आप उस एग्जांपल से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए इंटरवेंशंस करना कितनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग जैसे मैं अभी बता रही थी, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हम लोग अभी हमारे रिसेंटली कैंप्स हुए थे स्वाबी में, वजीराबाद में। तो वहां पे हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि पता नहीं कितने कितने सालों से बेड पर हैं, ठीक है। स्ट्रोक हुआ जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में जो है ना हम लोग फॉलेज कहते हैं। फॉलेज हुआ, सारी जिंदगी बंदा बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, डिसेबल, बिल्कुल डिसेबल हुआ हुआ है, ठीक है। आप उसको कुछ भी मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपनी बिल्कुल एक्टिविटीज निल है, ठीक है। घर वाले भी उसके साथ डिसेबल हुए होते हैं। जब एक बंदा घर में बीमार होता है, एक बिल्कुल बेड पे है, तो उसके साथ पूरी फैमिली डिसेबल्ड होती है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बड़ी स्ट्रेस कंडीशन होती है। अब हमारे पीटीज में क्या होता है, हम हमारे जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं उसमें हम लोग, मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो उसमें अब ये होता है हमारे पास कि देखिए फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक फॉलेज का पेशेंट आता है, उसको रिसेंटली स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, फॉलेज हुआ है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसके दोबारा से जो मसल है उसकी री एजुकेशन कराते हैं, हमारी जुबान में कहते हैं री एजुकेशन। अब आप कहेंगे कि री एजुकेशन क्या होता है, नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आ रहा है इस बात का। तो री एजुकेशन मसल की ये होती है कि हमारे ना ब्रेन से सिग्नल जाना जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। एक एक मसल है, जो एक मसल का मतलब होता है पट्टा जो हमारा है, ठीक है। जो हमारा पट्टा है वो अकड़ गया है, ठीक है, वो पट्टे अकड़ गए हैं और बॉडी में उसका सर्कुलेशन नहीं हो रही और ब्रेन का जो सिग्नल्स है वो उस तरह नहीं जा रहा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मसल को दोबारा से जगाते हैं, ठीक है। एक तरह से मैं लेमैन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ ताकि सबको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो हम उस पट्टे को क्या करते हैं, हम बॉडी के जो एक्सरसाइजेस से, हम मोडालिटीज से, डिफरेंट जो मोडालिटीज होती हैं उनसे हम लोग उनको उस पट्टे को, उस जगह को हम दोबारा जो है वो रीएजुकेट कर देते हैं, ताकि और विद इन लाइक 6 to 7 सेशन बंदे में इतनी इंप्रूवमेंट आती है। मेरे सामने एक केस था, मेरी फैमिली में एक केस था कि उनको जो है वो फॉलेज हुआ, सेकेंड टाइम फॉलेज हुआ, और उसके बाद वो टोटली बेड पे थे। मैं जब उनके पास गई तो उनकी उंगलियां भी यूं मूव नहीं कर सकती थी, मगर उसके बाद एक्सरसाइज करवाते रहे, मोडालिटीज लगाते रहे। विद इन 4 to 6 वीक्स भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रही हूँ, उस पे ही उनने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। और मुझे जिस तरह पहले करना पड़ता था कि पैसिव मूवमेंट्स करानी पड़ती थी, खुद हिलाना पड़ता था, वो थोड़ा बहुत खुद हिलना शुरू हो गए, करना शुरू हो गए, काफी अच्छी उनकी जो एक थी ना लाइफ, वो दोबारा वापस आना शुरू हो गई। और अभी वो बंदा खुद जो है ना अपनी सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है, अपने ऑफिस जाता है, अपने जो है ना काम वगैरह हर चीज वो अपनी नॉर्मली करता है। तो ये एक डिसेबिलिटी, एक तो हमारे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, हमें उस चीज को अवेयरनेस देने की जरूरत है, ठीक है। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि हम एक बंदा है, ठीक है, फॉर सम रीजन उसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी कोई रीजन हुई, ठीक है, एम्पुटेशन होगी। एम्पुटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा लोगों के बाजू कट जाते हैं, ठीक है, कोई मसला आ जाए लाइक एक्सीडेंट्स में, ठीक है, गैंग्रीन हो गया, कुछ भी डिजीज हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से जो है ना बाजू काट दिया, टांग काट दी। अब वो लोग क्या होता है सारी जिंदगी के लिए बेड पे, कोई लाइफ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और उनको मफलूज बनाने वाला कौन है, ठीक है, हम है, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास चीजें हैं, ठीक है। अब प्रोस्थेटिक्स हैं, उनको क्या, वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं, ठीक है। अगले दिन मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं एक फेसबुक पे मैं वैसे ही स्क्रॉल करी तो मैंने देखा कि मैंने पूरी एक एक लड़की की डिटेल लिखी हुई थी, जो शायद आप सबने सुनी भी हो थोड़ी बहुत, कि मैराथन रेस में एक लड़की थी जिसके फुल लेग जो था ना, लेफ्ट लेग एम्प्यूटेटेड थी, ठीक है, वो नहीं थी उसकी, और वो आर्टिफिशियल लिम्ब से उसने मैराथन रेस को किया था। दैट मीन्स कि शी इज नो मोर डिसेबल, उसने अपने आप को खुद डिसेबल नहीं किया, ठीक है। उसने एक्टिविटीज क्या, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कर रही है, सही है। तो हम लोगों को बेसिकली, हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग अपना जो है जो माइंडसेट है और अपना कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें और इंटरवेंशंस करें। अब पॉइंट आता है कि अच्छा इंटरवेंशंस क्या करें,
मुल्क में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कुछ मतलब हमारी क्या आगे इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, इजाद क्या हो सकती है, हम लोग आइडियाज क्या ले सकते हैं। अब रिसेंटली मैं अमेरिका गई तो वहाँ पे ना अब जैसे लाइक वहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि जब विजिटर्स होते हैं तो बसेस यूज करनी पड़ती हैं, बाकी चीजें, तो मैं बड़ी अच्छी मैंने उनमें एक चीज नोट की कि बसेस में प्रॉपर रैम्प्स है, ठीक है, रैम्प्स में अंदर जाके प्रॉपर जो डिसेबल लोग हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर चेयर्स हैं, प्रॉपर प्रॉपर इंटरवेंशन है, ठीक है, कि वो आराम से इजीली अपनी वर्क कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क में हम ये चीजें क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना, अगर हम अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इस बारे में सोचें। एक तो अपना कॉन्सेप्ट चेंज करें, ठीक है, दूसरा हम लोग इंटरवेंशंस जो हैं उनकी तरफ जाएं, हम हल की तरफ जाएं, हम ये ना कहें ओहो वो तो सारा बेड पे है, सारी जिंदगी बेड पे है, क्यों? हमने उसको मफलूज खुद बनाया है, ठीक है ना, हमने उसको उस चीज के लिए कुछ दिया ही नहीं कि यार हम उसको कोई डिसेबिलिटी से हम उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ सकें, ठीक है। तो इन सब की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है, और हमें इस चीज की जरूरत है कि हम लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, हम अवेयरनेस दें, हमारे जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट्स हैं उनको भी देखें, ठीक है, हम लोग स्पाइन भी देखते हैं, हम लोग मसल्स भी देख रहे हैं, हम लोग बोन्स भी देख रहे हैं, हम लोग हर किस्म की चीज देख रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दें विदाउट मेडिकेशंस, ठीक है, हम लोग एक पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। और डिसेबिलिटी की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब चीजें जो चल रही हैं, डिसेबिलिटी जो है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हम अपना विजन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम जो डिसेबल लोग हैं, हम उनको क्यों डिसेबल कहते हैं, हम लोग उनको, क्योंकि हमने उनको खुद डिसेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक बंदे का भी विजन चेंज कर देती हूँ ना, अगर एक बंदे का भी कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, बेसिकली मैं वो चेंज कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं एक पूरी नस्ल को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। और हमारे आने वाली नस्ल में अगर ये चीजें हो जाती हैं, और अगर इस चीज पे कोई इंटरवेंशन होती हैं, इस चीज पे कोई सोचता है, और कॉन्सेप्ट जो डिसेबिलिटी का है वो चेंज हो जाता है, तो क्या हम डिसेबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसलिए अब मैं जो है ना, इसको थोड़ा सा, मेरा बहुत लंबा हो रहा है, 30-40 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा एंड करूंगी यहाँ पे, कि बस मैं इस चीज का कहूंगी कि आप लोग जो अपना विजन ऑफ डिसेबिलिटी है ना, आपके घर में कोई बंदा होता है, ठीक है, अगर घर में कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि उसको फॉलेज हुआ, ठीक है, मैं फॉलेज की बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका रेशो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, जो है वो, क्योंकि हाइपरटेंसिव लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है, बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो स्ट्रोक के जो केसेस है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है हमारे में, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा होता है जिसको ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस बंदे के लिए उसका विजन चेंज करें कि नो, तुम ये चीजें कर सकते हो, तुम अपना जो तुम सोचते हो कि तुम डिसेबल हो, ठीक है, यू कैन एस एवरीथिंग, ठीक है, कि आप अपनी इंटरवेंशन से जो चीजें हैं उनको अवेयर करके उस चीज को चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारे मुल्क में हर बंदा जो कि इस फेज से गुजर रहा है, वो बंदा इस फेज से गुजर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग अब बैक टू लाइफ, और ये जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बिल्कुल, अभी बस अब, बिल्कुल सॉरी, सही बात है कि बिल्कुल, जी डॉक्टर सना, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में सबको क्लैरिफाई की सारी चीज़ें, फिजियो क्लब क्या चीज़ है, मिसकॉन्सेप्शन जो क्रिएट हो रही होती है, डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, और इसके अलावा कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। ये तमाम पॉइंट्स आई होप के ऑडियंस के माइंड में अगर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन भी होंगे वो आपके इस लेक्चर के बाद ख़त्म हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते बिल्कुल। हैं, और हमारे साथ अ, मौजूद हैं डॉक्टर एक ज़ैनब एक मिनट, फ़ियाज़। मैं सॉरी आपको काट रही हूँ, मैं लास्ट एक चीज बस कहना चाहूंगी कि जी, जी, बोलें। बस ये चीज है कि अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, जो है ना, कुछ भी कोई इश्यू हो किसी किस्म का भी, तो आप सेशन के एंड में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें बता सकते हैं कि आपके कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है ब्रेन में, कुछ भी है, वी आर हियर टू आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इट वाज रियली नाइस, थैंक यू। इंशाल्लाह।
जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब फ़याज़ जो कि हेड हैं फिज़ियो क्लब की। इसके अलावा वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। जी, डॉक्टर ज़ैनब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि साइकोथेरेपी और फिज़ियोथेरेपी क्या चीज़ है? और अगर हम बात करें कि अगर हम इनका कंपैरिज़न करें, अगर इनको डिफरेंशिएट करें, तो हम किन अल्फ़ाज़ में इनको डिफरेंशिएट करेंगे? हेलो, डॉक्टर ज़ैनब? आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर ज़ैनब? रिस्पेक्टेडली मैम जैनब, एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन अनम्यूट का ऑप्शन होगा, आप अनम्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आई है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, जी। मेरा नाम ज़ैनब फ़याज़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और फिजियो क्लब के साथ एज अ साइकोलॉजिस्ट और एचआर में काम कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन है कि फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी में क्या फ़र्क है? तो जिस तरह से हमें फिजिकली वेलबींग की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी वेलबींग की ज़रूरत होती है। तो फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी आपस में साथ-साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसा कि एक फेमस कोट है कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली ठीक नहीं होंगे, मेंटली आप स्टेबल नहीं होंगे, तो आप फिजिकली कोई भी काम तरीके से नहीं कर सकेंगे। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ठीक तरीके से नहीं देख सकेंगे। अब फिजियो क्लब क्या कर रहा है कि साइकोथेरेपी और फिजियोथेरेपी को साथ-साथ लेके चल रहा है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहा है। पहले-पहले लोग मतलब अभी तो फिर भी अवेयरनेस लोगों में आ रही है, लेकिन लोगों का मिसकंसेप्शन एक साइकोलॉजी के बारे में भी बनी हुई है कि हम कोई पागल है कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। तो इसी तरह फिजियो क्लब लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर रहा है कि लाज़मी नहीं है कि किसी पागल को ही साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उसमें से निकालने के लिए हमें साइकोथेरेपी की, काउंसलिंग की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो साइकोथेरेपी या फिजियोथेरेपी का लिंक क्या है? अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल कोमा में फालिज है उसको, तो मोस्टली लोग जैसे कि मैम भी बात कर रही थी कि मतलब ट्रीटमेंट नहीं करवाते। लोग समझते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम एक दफा पैरालाइज हो गए तो हम दोबारा ठीक नहीं हो सकते। लेकिन एक बंदा अगर कोशिश करे तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो दोबारा से खुद को ठीक कर सकता है। तो इसके लिए उसको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले अगर वो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहा है तो वो जरूर जो है फिजिकली भी खुद को ठीक करेगा। तो साइकोलॉजी और फिजिकल थेरेपी दोनों साथ साथ चल रही होती हैं कि आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आप फिजिकली भी स्ट्रोंग होते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इंसान अगर कोशिश करे तो कोशिश करने वालों की नाकामी नहीं होती, हार नहीं होती। बहुत जी शुक्रिया बिल्कुल। आपका ज़ैनब। आगे हम चलते हैं डॉक्टर ज़ैनब गुलान के पास और उनसे पूछते हैं, जो कि एक हेड है फिज़ियो क्लब की वॉलंटियर्स टीम की, कि उनकी क्या वर्किंग है, वो क्या किस टाइप का काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके की उनको मिलती हैं, लाइक वो हेड भी है ना वॉलंटियर टीम की फिजियो क्लब के अंदर। तो काइंडली आप मुझे ये बता दें कि आपकी टीम किस किस वे Bismillahirrahmanirrahim. में काम करती है? Thank you so much, Eman, for the introduction, and thank you for inviting me on this session. First of all, I would like to introduce myself. I'm Zainab Gulan, working as the female coordinator in the Physio Club. मैंने जो फिजियो क्लब है उसको ज्वाइन किया था लास्ट ईयर
और एज एन कैंपस कोऑर्डिनेटर मैं आई थी, एंड देन अब मैंने रिसेंटली फीमेल कोऑर्डिनेटर की पोस्ट संभाली है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है वॉलंटियर टीमिंग्स इन द फिजियो क्लब। जैसा कि सना ने आप लोग को बताया है कि ये एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग कभी भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट होता है वो वॉलंटियर्स का होता है, वॉलंटियर्स के ऊपर बात की जाती है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्यों वॉलंटियर्स क्या हैं, कौन है ये लोग, वॉलंटियरिज्म क्या है, क्यों इनके बारे में इतनी बात की जाती है। तो मेरे ख्याल से ये वो बहुत अनमोल लोग हैं जो आजकल जैसे दौर में जहाँ पे वक्त की किल्लत है, सहूलियात की कमी है, उसके बावजूद भी अपने आप को सेल्फलेसली डिवोट कर देते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के बेनिफिट्स के लिए। तो ये बहुत अनमोल लोग हैं हमारे पास। ये हमारे पास कम्युनिटी सर्विसेज के लिए अपने आप को डिवोट कर देते हैं, नेशनल सर्विसेज के लिए, चाहे कहीं पे भी ज़रूरत हो जहाँ पे इनकी, वहाँ पे ये अपने आप को सेल्फलेसली आगे लेकर आते हैं विदाउट अ थॉट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, 16th और 17th सेंचुरी में जो इस वर्ड की ओरिजिनेशन हुई थी वो 16th 17th सेंचुरी में हुई थी। जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो लोग अपने आप को डिवोट करते थे उनके लिए हुई थी। और ये वो जूं वक्त गुजरता गया हमारे पास लोगों में ये रियलाइजेशन हुई कि वॉलंटियर्स आर जस्ट एन ऑर्डिनरी पीपल विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ट। और ये उन्हें रियलाइज हुआ कि ये हर सोसाइटी के हर लेवल पे अपने आप को आगे लेकर आते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हो, चाहे वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये अपने आप को हर जगह पे लेकर आते हैं, सामने लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि यार हम लोग सेल्फलेसली अपने आप को डिवोट करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरों के लिए। इन्हें कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ नहीं होता है कि सिचुएशन जिस तरह की वर्स्ट सिचुएशन है, डिजास्टर सिचुएशन है, वहाँ पे भी अपने आप को वो कर रहे होते हैं। इनका सिर्फ एक एम होता है, वो होता है दूसरों की हेल्प आउट करना। बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं जो स्पेसिफाइड होते हैं अपने एरिया ऑफ वर्क जहाँ पे वो काम करते हैं। जिस तरह से मैंने एजुकेशन की बात की तो वो एजुकेट करते हैं लोगों को। अगर मेडिकल वॉलंटियर्स सामने आते हैं तो वो मेडिकली लोगों को हेल्प आउट करते हैं। तो ये इस रियलाइजेशन जब ये हुई 20th सेंचुरी में, वहाँ से फिर वॉलंटियर्स को स्पेसिफाइड किया गया, वॉलंटियर्स वर्ड को इन लोगों के लिए, और वहाँ से ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हुई। एंड फिजियो क्लब जो है ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिजियो क्लब की ऑर्गेनाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो ये अपने वॉलंटियर्स को कोर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझती है, और उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो यंग माइंड के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, पैशनेट सोल्स के साथ सामने आते हैं, और इनका जो मकसद होता है वो दूसरों को हेल्प आउट करना होता है। फिजियो क्लब का जो इनिशिएटिव लिया गया वो डॉक्टर कासिम बनूरी, वन ऑफ द पैशनेट सोल, उन्होंने इसको इनिशिएट किया और जो बेसिस रखी वो फिजिकल थेरेपी को रखी। और उन्होंने जो है आगे फर्दर बहुत सारे इनके साथ पैशनेट सोल्स आए, हमारे पास वॉलंटियर्स आए जिन्होंने फर्दर हेल्प की उनके साथ मिल के, और बहुत ज़्यादा हेल्प आगे ये इस काम को चलाया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट दीज वॉलंटियर्स डू। यहाँ के ये जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनका जो फॉरमोस्ट काम होता है वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। वो लोगों को अवेयर करते हैं कि हम लोग अपनी फिजिकल थेरेपी के बारे में अवेयर करते हैं, अपनी फील्ड के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। दरअसल हमारा जो मुल्क है वो उन ममालिक में से एक है जहाँ पे फिजिकल थेरेपी को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, इतनी ज़्यादा समझ में नहीं है। वो कहते हैं अगर हमें कोई भी बीमारी हुई है तो हमें सबसे पहले पिल्स दे दो, मेडिसिन दे दो और हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे इसकी मैं एग्जांपल एक दूंगी कि हम लोग एक मेडिकल कैंप में गए थे। वहाँ पे एक बुजुर्ग आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें बताया कि मुझे यहाँ पे दर्द होती है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने हमें बताई। और उन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं हमें मेडिसिन दे दो। हमने कहा हम आपको मेडिसिन नहीं देते, 3 टाइम गोली की बजाय आपने 3 टाइम जो है वो एक्सरसाइज करनी है। और वो उन्होंने हमें ऐसे देखा जैसे हम लोगों ने उन्हें बड़ा ही कोई वो बता दिया। उन्होंने बोला भी कि ये डॉक्टर काम के नहीं है, और ये क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं थी, वो एक डॉट एज में है, उन्हें एक अवेयरनेस नहीं थी कि फिजिकल थेरेपी क्या है। उन्हें कहा ये हमसे मजाक करवा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। हम उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट थी। यही हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर उन लोगों को जिनमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है। उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं उनको कि फिजिकल थेरेपी के बारे में जिन्हें कुछ नहीं पता होता उन्हें एजुकेट करते हैं। उन्हें बताते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए
फिजियो का होना कितना ज़रूरी है, फिजिकल थेरेपी का होना कितना ज़रूरी है, तभी हम लोग कहीं जाके फिजिकली फिट रह सकते हैं। सो बेसिकली जो फिजिकल थेरेपी है ये हमारा बेसिक पिलर है फिजिकल फिट रहने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं वो मेडिकल कैंप्स करवाते हैं, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पे सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती, लोग जो हैं वो अपना इलाज नहीं करवा सकते, या फिर नीदर दे हैव द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट एनीवन। तो ये वो वहाँ पे वहाँ पे जाके लोगों की मदद लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उनको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अवेयरनेस की जहाँ पे मैंने बात की, तो मैं फिजिकल थेरेपी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वॉलंटियर्स हमारी अवेयरनेस देते हैं। जैसे कोविड की अगर मैं बात करूँ, तो कोविड में जब कोविड आया तो हमारे वॉलंटियर्स ने सोशल मीडिया के थ्रू इतनी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की, और उस राशन ड्राइव चलाए, जो विलिंग, जो हमारे पास डिजर्विंग लोग थे उन तक उन्होंने प्रॉपरली राशन प्रोवाइड भी किया, उन्हें भिजवाया, उन्हें बताया कि आप जो हैं हम आपके साथ हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, ये हमारे पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है हमारे वॉलंटियर्स की, जब उन्हें ये पता चल जाता है कि यार हम वॉलंटियर्स की बात ये होती है कि वो बताते हैं लोगों को यार हम आपके साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक। जी डॉक्टर ज़ैनब, आपने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो बगैर सोचे दूसरों की खिदमत कर रहे होते हैं, अपना वक्त सारा उस चीज़ पे लगा रहे होते हैं और किसी एक चीज़ को टॉप पे लेके जाते हैं, अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। तो ये एक इंसानियत की एक खिदमत होती है जो वॉलंटियर्स पूरी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारे फिजियो क्लब में तकरीबन 3500 प्लस वॉलंटियर्स हैं जो इस वक्त डिफरेंट पाकिस्तान की डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं। और ये इनकी अलग अलग टीमिंग्स बनी हुई हैं। ये यूनिवर्सिटी के लेवल्स पे इनकी अलग अलग कैंपस कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो एज अ लीडर बन के जो है वो बताते हैं कि हम लोग प्रमोट करते हैं फिजिकल थेरेपी को, और अपने जो फेलोज़ हैं उनको प्रमोट करते हैं कि वो सामने आएँ और पैशनेटली अपने जो फील्ड है उसके लिए कुछ कर सकें। और यहाँ पे एक और चीज़ भी जो मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि वॉलंटियर्स को यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा फ़ायदा है। ये तो काम जो वो लोग करते हैं वो तो एक सेल्फलेसली करते हैं, उसमें तो वो नहीं है, लेकिन जो खुद से उन्हें जो फ़ायदा होता है वो ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है वॉलंटियर्स की। अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं वो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो हमारी फील्ड के लिहाज से है, चाहे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा ये कि प्रोफेशनलिज्म आ जाती है। आप जहाँ पे अगर कहीं पे डाटा एनालिसिस हो रही है या हमारे पास कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको बहुत एक प्लस पॉइंट होता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ताकि वो अपने बड़ों से सीखें, जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे सीखते हैं वो लोग, और फिर आगे आके वो उसको अप्लाई भी करते हैं अपने लिहाज से, जिस तरह से उन्होंने सीखा होता है वो अप्लाई करते हैं। और सेकेंडली जिस तरह से वो हमारे पास फिजिकल थेरेपी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की जहाँ पे मैंने बात की, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो हम लोग को जिस तरह से सीनियर सिखाते हैं, हमें जितना भी मेडिकल कैंप्स में भी हमारा जो वर्क हो रहा होता है, जो हमारे वॉलंटियर्स वर्क कर रहे होते हैं, ये बात यहाँ पे मैं ज़रूर मस्ट करूँगी कि हम लोग को ये कहा जाता है कि आप मेडिकल कैंप्स में जाकर डॉक्टर्स बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग वहाँ पे जाके एज एन अंडर ग्रेजुएट ही रहते हैं। हम लोग जो भी वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर सीनियर एक्सपर्टीज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैं ऐड करना ज़रूरी समझती थी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर खान हसनान जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फिजियो क्लब के, और इसके अलावा वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मेडिकल कैंप्स को। जी सबसे पहले तो डॉक्टर खान हसनान, आप सबसे पहले ये बताएं कि मेडिकल कैंप्स की सारी डिटेल्स वो किस तरीके के आप करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी क्या वर्किंग है, क्या प्रोसेस है? Ms. Aman. Hello guys, my name is Khan Asnan. I am currently working as a executive member of Physio Club and a regional head of Peshawar. मैं RMI रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर में डॉक्टर फिजिकल थेरेपी का 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ।
सो मुझसे सवाल किया गया है अबाउट मेडिकल कैंप्स के बारे में आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना। तो आई एम ए न्यूअर मेंबर ऑफ फिजियो क्लब। मैंने अराउंड अबाउट ज्वाइन किया था थ्रू जो इनके वेबिनार्स होते थे, मैं कुछ वेबिनार्स उनके अटेंड किए थे, मुझे बहुत पसंद आया था ये। इसके बाद मैंने मेरा जो फर्स्ट मेडिकल कैंप एक्सपीरियंस था इनके साथ वो मानसेरे में था अराउंड अबाउट अ मंथ अगो। इसके अलावा मैंने एक और मेडिकल कैंप किया। तो यहाँ पे होता ये है कि सबसे पहले तो जिस जगह पे भी हम जिस भी डेजिग्नेटेड जगह पे हमने एक मेडिकल कैंप करना होता है, ठीक है, तो उस जगह पे हम एक टीम भेजते हैं, ठीक है। वो टीम वहाँ जाके प्रॉपर एक सर्वे करती है कि और वहाँ से डेटा कलेक्ट करती है। ये मेरे ख्याल से मिस सना ने भी इस पर थोड़ा सा एलेबोरेट किया था कि वहाँ से जब जो डेटा हमारे पास आता है वो ये आता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे किस किस्म के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब हम इससे हम फिर मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम जब वहाँ पे जाएंगे तो हमें किस किस्म के पेशेंट्स के साथ ज़्यादा डील करना पड़ेगा, ठीक है। सो जब हमारे पास ये डेटा आ जाता है, ओके, तो हम फिर तो फिर हम जब मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमने इस किस्म के पेशेंट का डील करना होगा, तो उस हिसाब से हम अपने साथ मोडेलिटीज़ हो गए। फॉर एग्जांपल हम अल्ट्रासाउंड हो गया, इलेक्ट्रोमायोग्राफी वाला सब कुछ, ईएमएस सब कुछ हम अपने साथ लेकर जाते हैं। टेंस हो गया, टेंस इज काइंड ऑफ उसको हम कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन। इट्स लाइक आप मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो वो इस तरह की डिफरेंट मोडालिटीज हम अपने साथ लेकर जाए ताकि वहाँ पे जाकर हमें कुछ किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। सो वहाँ मेडिकल कैंप्स में फिर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम होती है हमारे पास, विच कंसिस्ट ऑफ देयर आर जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपीडिक्स होते हैं हमारे पास, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं हमारे पास, इवन लैब टेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसी वक्त हम पेशेंट्स के जो भी सिस्टमिक डिजीज के टेस्ट होते हैं हम वहीं पे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ पे सीन ये होता है मेडिकल कैंप्स में कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। पेशेंट आता है, सबसे पहले वो अपने वाइटल्स देता है आप हमें। फॉर एग्जांपल अपने ब्लड प्रेशर हो गया, अपना टेम्परेचर हो गया, उसके बाद फिर जो वाइटल्स की टीम होती है वो रेफर करती है पेशेंट को आफ्टर राइटिंग द एज एंड द जेंडर ऑफ द पेशेंट, उसको रेफर करती है टूवर्ड्स द हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग में फिर वहाँ पे एक और टीम बैठी होती है, अराउंड 1 to 3 people। तो वो फिर उस पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में उसके साइंस, उसके सिम्टम्स, जो इश्यूज उसके आ रहे हैं, कितने टाइम से आ रहे हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी मेडिकेशंस की हिस्ट्री, ऑलरेडी वो किन किन फिजिशियंस के पास जा चुका है, किन किन डॉक्टर से क्या क्या ओपिनियंस ले चुका है, उसका एक पूरा एक हिस्ट्री हमारे पास आ जाती है। फिर जो वो हिस्ट्री टेकिंग टीम होती है वो अपने ही अंदाजा लगाकर उस पेशेंट को डेजिग्नेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास रेफर करती है, which could be the general physician, the physical therapist, the orthopedic। एंड उसके अलावा जब प्राइमरी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ पे फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट एक्सेट्रा, तो इनके आपस में भी एक क्रॉस रेफरेंस सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जनरल फिजिशियन अपने असेसमेंट के बाद उसको पता चले या उसको फील हो कि इस पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको सीधे सीधे रेफर करेगा टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी, ठीक है। दे कुड refer towards the psychologist, nutritional therapy के पास उसको nutritional therapy के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लैब टेस्ट करवा सकते हैं। तो एक बहुत एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से हम उस पेशेंट की एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि उस पेशेंट को कंप्लीटली हर एंगल से हम देखते हैं, असेस करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट का ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दें, मतलब उसी वक्त डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, फिजिकल थेरेपिस्ट उस वक्त अपने कोई भी अपने इंटरवेंशंस कर दे, बट उसकी हम प्रॉपर पेशेंट एजुकेशन करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में उसको एजुकेट करते हैं, जो जिसको अपनी लाइफ में चेंजेस लानी होती है, वेदर इट्स फ्रॉम ए फिजिकल परस्पेक्टिव, whether it's from a psychological perspective, or whether it's from a nutritional perspective or a medical perspective। हम उस पेशेंट में प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा, अगर उसके पास एक पेशेंट आए, तो फिजियोथेरेपी में जो ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो एक दिन के पेशेंट्स नहीं होते, ठीक है। क्योंकि रिहेबिलिटेशन फील्ड में हम मल्टीपल सेशंस करवा के उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट मेरे पास आए तो उसी वक्त हम उसकी कुछ ना कुछ थेरेपी करवा, उसकी पेन पे हम काम करें, उसकी रेंजेस पे हम काम करें, लेकिन
उसके बाद हम उसकी प्रॉपर एजुकेशन करेंगे कि आपने अभी अपने लाइफ में ये चेंजेस लाने हैं। उसके प्रॉपरली एक एक्सरसाइज प्रोग्राम लिखते हैं कि अपने होम, अपने घर में आपने ये सब कुछ करना है। अगर उसके साथ उसकी फैमिली है तो उसकी फैमिली को भी हम एजुकेट करें, ठीक है। उस पे और इसके अलावा फिर न्यूट्रिशनिस्ट का जो न्यूट्रिशनिस्ट की लाइफस्टाइल में डाइटरी चेंजेस लाता है। अगर उस पेशेंट का जो इश्यूज आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, फिजिकल सिम्टम्स हमारे पास साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी मैनिफेस्ट होते हैं। सो उसकी प्रॉपर साइकोलॉजिकल थेरेपी, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकोथेरेपी उसकी हम प्रॉपर करवाते हैं। उसके मेंटल हेल्थ पे हम काम करते हैं, जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट जाते हैं वो काम करते हैं। सो फिर उसके बाद ऑब्वियसली बाज ऐसे पेशेंट्स होंगे जो कि सख्त बीमारी के साथ आए होंगे, जो कि उस वक्त हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से बाहर होंगे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो फिर हम उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू उनको हम रेफर करवाते हैं, ठीक है, कि वहीं के जो डेजिग्नेटेड डीएचक्यूज हैं या जो भी सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ हम उनको प्रॉपर रेफरल देते हैं कि आप लोग उसके अलावा हम जब कैंप खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा कैंप मल्टीपल डेज का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमारे पास एक बहुत ही वैल्यूबल एंड बहुत ही वास्ट डेटा आ जाता है कि इस स्पेसिफिक एरिया में इस किस्म के पेशेंट्स ज़्यादा थे। और जब ऐसा होता है तो हम फिर इस चीज़ पे काम करते हैं कि आखिर आखिर ये मसला इस एरिया में आ क्यों रहा है, उस एरिया में ऐसा क्या है, उस एरिया के डेमोग्राफिक्स के लाइफस्टाइल में ऐसी क्या बात है कि उनमें ये मसला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रोक का मसला आ रहा है, अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मसले आ रहे हैं, जितने भी ऐसे मसले, इंजरीज के मसले आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हम फिर उस मसले पे सोचते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर हमारी सोशल एक्शन प्रोजेक्ट हम उस एरिया पे करते हैं, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ अ टीम फ्रॉम अबाउट 3 to 4 to 10 गाइज। तो वहाँ पे जाके प्रॉपर सोशल एक्शन प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस करते हैं उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जब हमने सना मैम ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि हम डिसेबिलिटी किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कि हम पेशेंट को छोड़ते नहीं हैं। अगर हम कैंप में पेशेंट को देख रहे हैं और हमें पता चले कि इस पेशेंट में फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ कंडीशन है कि उसको मतलब उसकी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो हम उनको प्रॉपर फिर हम उसको अपने साथ रजिस्टर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बनूरी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि डॉक्टर कासिम बनूरी ने इस्टेब्लिश किया है, वो इस चीज़ में बहुत एक्टिव है कि वो पेशेंट्स की कॉन्स्टेंटली फॉलोअप्स कर रहे होते हैं, उनको कॉन्स्टेंट ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं, उनको मतलब छोड़ते नहीं जब तक उनकी प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं आ जाते। इसके अलावा हम उनकी जो इन्वायरमेंट है, हम उनकी कोशिश करते हैं कि हम उसके इन्वायरमेंट को उसके लिए एक्सेसिबल बनाएं। जिस इस काम में हमारी जो सोशल एक्शन प्रोजेक्ट की टीम है उनका बहुत बड़ा हाथ है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं और लोगों ने भी कहा है कि हम हियर इन फिजिकल क्लब हम रिहेबिलिटेशन और हम डिसेबिलिटी को एक बहुत ही डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखते हैं। हम उसको ऐसे व्यू पॉइंट से देखते हैं कि हम अगर एक बंदा है वो डिसेबल्ड है, ठीक है, और वो उस अपनी डिसेबिलिटी की वजह से अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज पे मतलब काम नहीं कर सकता, अपनी वो सोशली एंड प्रोफेशनली एंड डोमेस्टिकली वो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं बन पा रहा है, बिकॉज उसके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल, जैसे बिल्डिंग्स में रैंप्स नहीं है, तो वो बिल्डिंग पेशेंट के लिए इनएक्सेसिबल हो गए क्योंकि वो व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है। तो हम उस पेशेंट को डिसेबल नहीं कहेंगे, हम उस बिल्डिंग को डिसेबल कहेंगे। तो वो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग उस पेशेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो उस बिल्डिंग में मसला है। तो हमने उस बिल्डिंग के जो मसले हैं उसको हल करना, ठीक है। उसमें फिर हमारी टीम ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं, फिर वो हमें जो रैंप्स बनाना, ये जितने भी एर्गोनॉमिकल और डोमेस्टिक सेटिंग में और उनकी जो प्रोफेशनल सेटिंग में जो भी किस्म की चेंजेस लानी है टू मेक दैट एनवायरनमेंट एक्सेसिबल टू दैट सर्टेन स्टेबल पेशेंट, ठीक है। तो उसमें हमारी टीम इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। एंड ये भी वन ऑफ और विजन्स हैं एज अ पार्ट ऑफ विजन 2025 कि हम इससे भी हम मतलब हम पेशेंट की डिसेबिलिटी को तो ख़त्म नहीं कर सकते, फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एटलीस्ट कम कर सकते हैं। मतलब हम इतना कर सकते हैं कि उस पेशेंट को अपना आप डिसेबल्ड महसूस ना हो, वो एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी फंक्शन करे, उसके इन्वायरमेंट की डिसेबिलिटी खत्म करे, उसके इन्वायरमेंट को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाए उस पेशेंट के लिए। सो ये सब कहने का मेरा मकसद ये है कि जो हम मेडिकल कैंप्स करते हैं ना, इन मेडिकल कैंप से हमारे पास एक बहुत वैल्यूबल डेटा आता है इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए।
ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। इसके अलावा ऑब्वियसली एक खिदमत खल्क है हमारी, सवाब भी इसका बहुत ज़्यादा है। एंड जो हमारे जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स होते हैं, आई बीइंग वन ऑफ देम, तो उनसे पता चलता है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर की जो सिचुएशन है डिफरेंट रिमोट इलाकों में, ठीक है, तो वो क्या है, पेशेंट की फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या हैं, लोगों की किस किस्म की उनको किस लेवल की उनको अवेयरनेस है, ठीक है, हमें इसका भी पता चलता है। तो हम उसके लिए भी मेंटल प्रिपेयर्ड होते हैं कि जब आगे फील्ड में आएंगे तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एंड एक इमोशनल एम्पैथी भी हमारे दिल में बन जाती है फॉर सच पेशेंट्स। एंड इसके अलावा एक लाइक मैं आपको सीरियसली कैसे तो बहुत अच्छी फील आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एंड पेशेंट को आप एक पेशेंट को भी आप होप दे दें तो बहुत आप एक नेक काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट है तो फर्स्ट कैंप में मानसेरे में, तो 3 डे कैंप 2 डे कैंप सॉरी। तो फर्स्ट डे पे वो पेशेंट है, काइंड ऑफ एन ओल्डर गाय। सो मेरे पास आया तो मुझे उसने मुझे सीधा सीधा आके कहा कि मेरी बैक पे पेन है और आप मुझे बस बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे वो बंदा बहुत ज़्यादा पेन था और आप मुझे कोई टीका लगा रहे हैं कि ये दर्द मेरा खत्म। मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा जान आप मेरी बात सुने, आप अभी बैठे, आप टीके को भी भूलें, आपका पेन मैं अभी कम करके बता दूँ और आप मेरी बात माने, आप मेरी बात माने एक दिन के लिए, कल आप आए ना आपका पेन कम ना हो फिर आप मुझे बताएं। उसको खैर मैंने बड़े उससे कन्विंस किया, पेशेंट का एक ट्रस्ट अपने साथ बनाओगे ना, उससे उसके बगैर तो नहीं होता obviously। तो खैर वो पेशेंट बैठे और उन पे मैंने कोई 2 घंटे लगाए उस पेशेंट पे, ठीक है। उनकी मैंने प्रॉपर थेरेपी करवाई, प्रॉपर उनको मैंने एजुकेट किया, एजुकेशन मैंने उनके साथ किया है। मेरे पास 2-3 और लोग भी थे और उसके अलावा उनके लिए होम के लिए एक एक्सरसाइज प्रोग्राम लिखा, डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जो वो उन्हें लाना है वो लिखा। और उनसे मैंने कहा कि आप कल भी आएँ, कल आप मुझसे मिलें, कल आप मुझे बताएं, अगर आपको दर्द ना हुआ तो मैं आपको फिर टीका लगा दूंगा, ठीक है। तो खैर वो फिर अगले दिन आए सेकेंड डे ऑफ कैंप पे, तो आप यकीन माने वो आके दुआएं दें, वो आके बंदा हमें दुआएं दें कि मतलब मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं था, कि मुझे तो लगा था कि दवाइयों और टीकों और ऑपरेशनों के बगैर तो मतलब ये चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप उस पेशेंट में अवेयरनेस पैदा करते हैं, वो जाकर अपनी फैमिली में अवेयर करें और अपने नेबर्स में करें और लोगों में करें, तो उन सबको इसी किस्म की ट्रीटमेंट में देखें। हाँ, रिसेंटली हम एक मतलब 1970s में जो हमारे पास प्रिंस कौन थे, नाम शायद प्रिंस एडवर्ड थे, कौन थे, ठीक है, यूके में। तो ही वाज एक्चुअली ट्रीटेड बाय फिजिकल थेरेपिस्ट फॉर हिज बैक पेन, ठीक है। आप यकीन माने उन फिजिकल थेरेपिस्ट ने उनको इतना खुश किया कि उसने न्यूज़पेपर में दिया कि आई वांट एवरी सिंगल पर्सन टू रिसीव द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड। क्या उससे फिर यूके में चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत काम किया। तो यही काम हम भी चाहते हैं कि हमारी जो हैंड्स नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है। द हैंड्स ऑफ ए म्यूजिशियन, ठीक है, जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हर एक बंदे को इसकी एक्सपोजर हो और उस बंदे को हमारी पता चले कि जो हम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं हम कितना आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम ऑल ईयर्स। एंड इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स जो होते हैं अगर उनके उनके मतलब ऐसे इलाज होते हैं कि उनके पास फॉर एग्जांपल फंड्स नहीं होते हैं, दे आर अनएबल टू पे, तो उनका हम फ्री इलाज भी करते हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। एंड अगर फॉर एग्जांपल उनका एक बड़ी बड़ी सर्जरी आ रही है, ठीक है, जिसके लिए जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारी टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैं वो एक्चुअली उनके लिए फंड्स भी इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे लोगों की इस चीज़ की वजह से लाइफ चेंज हुई है। तो इस सब पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल डेटा जो हमारे पास आता है ना, वो इन मेडिकल कैंप्स के थ्रू आता है। सो दैट्स इट अबाउट ऑल दिस। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम ऑल योर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनान। बस आप स्टोरी सुना रहे थे, मेरी तरह बाकी सारे भी उन स्टोरी में खो गए होंगे। इतनी अच्छी आप बातें कर रहे थे, साथ साथ अपने लाइफ के इंसिडेंट्स आप शेयर कर रहे थे, लाइफ की स्टोरी शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर सानिया
गजनफर जो कि सेंटर इंचार्ज हैं BRC में। जी डॉक्टर सानिया, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये BRC क्या है और आप इसमें किस टाइप के सर्विसेज देते हैं। हेलो डॉक्टर सानिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी अस्सलाम आवाज? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। सनिया गजनफर, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट and working as a center in charge at BRC. What is BRC? BRC stands for Banuri Rehabilitation Center. मुझे 1 साल हो गया इसको ज्वाइन किए हुए, और मैं इसके बारे में ये कहूंगी कि इस सेक्टर में आने के बाद मेरा ना सिर्फ फील्ड पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि व्हाट इज फिजिकल थेरेपिस्ट, या हम लोग क्यों काम करते हैं, जैसा कि सारा वो मैम सना ने बात की है, हसनान साहब ने बात की है। यहाँ पे कहा कि लाइफ पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है कि जिस जज्बा इंसानियत के तहत ये इदारा अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है, उसकी मिसाल आपको कम मिलेगी। इसका इनिशिएटिव हुआ था 2017 में। एक बड़े मकसद के तहत इसकी बुनियाद रखी गई थी, और जो बेसिक था वो था कि हमने यहाँ पे पनाह देनी है, जगह देनी है, राहें हमवार करनी है उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, नीडी पीपल के लिए। ये नहीं कि ये सेंटर बिल्कुल उन लोगों पे चलता है, बल्कि इसमें जाहिर है अफोर्ड करने वाले भी लोग आते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा इदारा चलता है, बाकी फंडिंग होती है। लेकिन जो बेसिक है वो ये है कि यहाँ पे हम फ्री सर्विसेज, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसका इनिशिएटिव 2017 में हुआ था टेक्सला से इसी मकसद के तहत, और अब ये 2020 में उसी तसलसल को कायम रखे हुए वाक कैंट में अपने सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि पेशेंट बेसिकली, यार जैसा कि हसनान साहब ने भी बात की है, मैम सना ने बात की कि कैंप्स लगते हैं और 3500 की हमारी फिजियो क्लब की टीम है। जब वो वहाँ पे जाके जब उनके पास कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आता है, और वो लोग जो कि बिल्कुल भी हॉस्पिटल्स की तरफ, इन सेंटर्स की तरफ रुख करते ही नहीं है, क्या वजह है कि वो नहीं करवा सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो BRC इज बेसिकली आवर रेफरेंस फॉर डिसेबल्ड पीपल, और इसमें विजन 2025 पे भी काम हो रहा है। विजन 2025 पे सब बात कर चुके हैं कि हमने इरेडिकेट करना है डिसेबिलिटी। मैम जैसे कि वो मेंटल डिसेबिलिटी है और फिजिकल डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी उस वक्त तक डिसेबिलिटी नहीं होती जब तक कि उसे मेंटली ना बना लिया जाए। जो मेंटल है वो तो चले हैं ही, लेकिन फिजिकल डिसेबल होना इज नॉट अ डिसेबिलिटी। इसको हम खत्म नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ये केसेस आते रहेंगे। बाय बर्थ भी डिसेबिलिटीज होती रहेंगी, पोस्ट बर्थ भी डिसेबिलिटीज होती रहेंगी, और लेटर इन एजेस भी होती रहेंगी, जिसमें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक सबसे बड़ी वजह है, जो कि आम चलते फिरते 60 साल के बंदे को 30 साल के बंदे को बेड के ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन अब इसमें हमारा काम क्या है, हमने उसे बेड पे नहीं लटाए रखना, क्योंकि वो जिस तरह नॉर्मल काम करता था हमने उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेके आना है, और ये सर्विसेज हमारे सेंटर्स पे प्रोवाइड की जाती हैं। BRC बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बोला है कि रेफरेंस है डिसेबल लोगों का। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं ना लेके अगर जाता तो कम से कम एक होप जरूर लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा विजन है, जो हमारा मोटिव है, हमने उसको लेके चलना है, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। और अगर मैं कह रही हूँ कि अगर कोई कुछ भी नहीं लेके जाता तो वो कम से कम एक उम्मीद जरूर लेके जाएगा कि नहीं आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास BRC में पूरा एक पैनल बैठता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोटिस्ट हैं, टेम्परोथेरेपिस्ट हैं, लैब सैम्पलिंग का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे IPD है, जिसमें कि अभी तक तो 5 पेशेंट्स की गुंजाइश है, इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सपैंड करेंगे। OPD है हमारी 10 to 12 पेशेंट्स की, और मंथली अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 पेशेंट्स हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे एक और जो प्लस पॉइंट है आने वालों के लिए भी, वो ये है कि यहाँ पे रिसर्चेस भी कंडक्ट की जाती हैं, क्योंकि हम अपनी इससे पहले उन रिसर्चेस को फॉलो करते हैं या उन्हीं को स्टडीज करते हैं जो कि बाहर के मुल्कों में कंडक्ट की गई हैं, जिनका कि लाइफस्टाइल बिल्कुल और है, जिनका लिविंग बिल्कुल और है, जिनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल और है। और हम कोशिश करते हैं कि हम उनके प्रोटोकॉल्स को उठाएं, हम उनको इम्प्लीमेंट करें, और हम उनसे अपने आउटकम्स निकालें, जबकि हमारा लिविंग बिल्कुल और है। हम एफिशिएंट एफिकेसी पे काम कर रहे हैं कि हमने उस इन्वायरमेंट से वो रिजल्ट्स कंडक्ट करने हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द है, ना कि यूरोपियन स्टेट में है या अमेरिकन स्टेट में है। एक तो इसका सबसे प्लस एडवांटेज ये है, जिसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह मजीद आने वाले टाइम में मजीद हमें नजर आएंगे। अब मैं यहाँ आपसे बात करूंगी, जैसे कि हमारे कैंप्स लगते हैं, तो वहाँ पे एक पेशेंट आए थे,
हमें किसी रेफरेंस से उनकी डॉक्टर कॉल सनिया मिली। आप जी मैम अहमद बोले आप। जी मैं ये कह रही थी कि हर चीज़ को चलाने के लिए एक मिशन होता है, फिर हम गोल तरतीब देते हैं। तो इस हवाले से बीआरसी के आपके क्या गोल्स हैं, आपने क्या क्या चीज़ें अचीव करनी हैं? देखें, हमारा सबसे जो मेजर गोल है वो तो अभी ये है कि हमने बीआरसी जैसे 100 सेंटर्स और बनाने हैं। इंशाल्लाह ऐसे 100 सेंटर्स और बनेंगे डिफरेंट सिटीज़ में, जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और एक इंशाल्लाह बड़ा वन इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी हम बनाएंगे, जिसमें के मोस्टली नीडी पीपल के लिए जिसमें दरवाजे खुले होंगे। क्योंकि हमारा क्या है, अब एक देखें, मैं आपसे बात करूंगी, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं पेरेंट्स उनसे भी तंग आ जाते हैं। तो हम ये, अगर कोई बच्चा माजूर होता है तो लोग क्या करते हैं, या तो उसकी माजूरी का सुन के उसे हॉस्पिटल में छोड़ जाएंगे, या उसे ठीक है घर तो ले जाएंगे, मेहरबानी कर देंगे, लेकिन घर जाके उसे बस चारपाई पे डाल देंगे। और कुछ क्या करेंगी, कुछ क्लास ऐसी भी है जो कि सड़कों पे उन्हें डाल देती है कि चलें जी आप लोग मांगें। तो हमारा मकसद ये है कि हमने उन बच्चों पे काम करना है, उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो लोग खुद अपने लिए अर्न कर सकें, वो अपने जैसों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, ना कि वो खड़े होके मांगे। उनसे अपने जैसे लोग, ठीक है और भी उनकी क्लास में होंगे ना, वो उनसे अपॉर्चुनिटीज मांगे, वो खुद अर्न करें, ना कि वो लोग खड़े सड़कों पे खड़े होके भीख मांगे। या लोग जो हैं, लोग सुसाइड करने के तरीके पूछते हैं कि आप हमें प्लीज बता दें हम कैसे इस चीज को खत्म कर सकते हैं, कि हम इसके साथ सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमारा मिशन ये है कि हमने उन पे काम करना है, उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो अपने काम खुद कर सकें और आम लोगों की तरह। देखिए डिसेबल का क्या होगा, वो भी आम जिंदगी गुजारेंगे, सिर्फ अप्रोच उनकी डिफरेंट होगी। हम क्या करते हैं, 2 टांगों पे चलते हैं, वो क्या करेंगे, व्हील चेयर पे चलेंगे या क्रचिज पे चलेंगे। सिर्फ उनके लिए अप्रोच और होगी, और ये नहीं है कि वो कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो दिमाग तो उनका ठीक है ना। यहाँ मैं आपसे एक एग्जांपल, एक केस सिनारियो आपको बताती हूँ कि सलीम साहब थे, सलीम अंकल। ये अंकल जो मैं उन्हें कह रही हूँ, ये बेसिकली एथिकल गाइडलाइंस के तो अगेंस्ट है कि हम किसी को अंकल, चाचू, मामू को नहीं कह सकते। लेकिन रीजन ये है कि हमारा रिहेबिलिटेशन का जो प्रोटोकॉल है ना, वो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का नहीं होता। ये बहुत, कुछ का 6 माह का, कुछ का साल का, कुछ का थ्रू आउट लाइफ भी हमारे साथ चलता है। तो उसमें क्या है, आपके उस एक बंदे के साथ नहीं, आपकी पूरी फैमिली के साथ टर्म्स बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे तो, हम तो उन्हें चाचू मामू को सब कह के बुला लेते हैं ना कि अंकल आप ऐसे करें, ये करें। वो अंकल सऊदी एयरलाइन में जॉब करते थे, स्पेयर पार्ट्स की मैनेजमेंट करते थे। वो किसी तरह गाड़ी के ऊपर चढ़ के, तो वो विंग स्टूल के ऊपर थे खड़े होके, तो वो विंग कुछ ठीक कर रहे थे, सऊदीया में थे। पता नहीं जो भी हुआ, वो बस गिर गए, स्टूल हिला या वो नीचे गिर गए, तो उनकी T12 लेवल की इंजरी हो गई। अब उनकी एज होगी अप्रोक्सीमेटली 55, और ही वाज द ओनली ब्रेड मेकर ऑफ हिज फैमिली, कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो फैमिली रन कर रहे हैं। तो T12 लेवल की इंजरी हो गई। क्या हुआ जी, अब टोटली पैराप्लीजिया हो गया। पैराप्लीजिया ये कि उनका लोअर लिम्ब का कंप्लीट फालिज हो गया, जिसमें कि उनका लंबर एरिया भी आ गया। तो अब क्या, उनकी सऊदीया में सर्जरी हुई, सऊदीया वालों ने ठीक है रखा 1 महीने, उनका ऑपरेट किया। स्पाइन वाले पेशेंट्स को हम 2 माह तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। 2 माह वो केयर तो उन्होंने प्रोवाइड की, प्राइमरी केयर, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया। अब क्या है जी, जान का नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ माल का भी हो गया, ज़ाहिर है उनका काम भी चला गया। जो उनके पास सेविंग्स थी, यहाँ पे बड़ा रन करते रहे। किसी ने बताया आप उस तावीज वाले के पास जाएं, उस मजार पे जाएं, आप उस डॉक्टर के पास जाएं, आप उस हड्डी जोड़ के पास जाएं, वो पट्ठों में जान डाल देगा। जबकि ऐसा, जिनकी स्पाइन की कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाती है, उनकी रिकवरी वापस उस तरह से नहीं हो सकती, बल्कि कंप्लीट ही कह सकते हैं नहीं हो सकती। अब हमारे पास किसी तरह उनकी कॉल आ गई कि बीआरसी वाले इसमें कुछ हेल्प आउट करें, कि नॉन अफोर्डिंग हो चुके हैं वो लोग, के उस टाइम पे वो लोग इतना अपना लगा चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे पास पेशेंट लेके आए। तो उनका अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान आए हुए उन्हें चले 1 महीना हो गया था, और उसके बाद वो पेशेंट हमारे पास आया जो कि वो बेड पे आए थे जाहिर, और वो 2 माह बेड पे रह के 3 माह इतने मोटे अंकल हो चुके थे कि उन्हें मिलके 4 बंदे उठाते थे, 2 आगे से लगते थे, 2 पीछे से लगते थे। तो अब हमारा एम इन पे क्या था कि हमने इस अंकल को इस काबिल बनाना है कि ये अपना बोझ खुद उठाएं, कि ना कि इनके आगे ये 4 बंदे हों। 4 बंदे हर टाइम तो नहीं उनके पास होंगे। तो हमने उनका प्लान बनाया, और उसके बाद उनकी सबसे पहले उनको सिटिंग सिखाई गई। सिटिंग कैसे, पहले दिन पहली दफा 4 लोगों के साथ सिखाई गई, फिर आहिस्ता आफ्टर 2 वीक्स वो 2 लोगों पे आ गए, आफ्टर 2 वीक्स वो 1 बंदे पे आ गए। इसमें यह है कि उनके रिवर्सल भी हो जाते हैं।
जाहिर है बुखार हो गया, एक कंपोनेंट जो आपने अचीव किया होता है उसका लॉस हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे बच्चा जो है ना वो पैदा होता है, तो जैसे जैसे वो अपने टास्क को अचीव करता है उसी तरह उनकी तरह था कि उन्होंने बैठना सीखा, ब्लॉक्स पे सीखा, अपने हाथों पे सीखा, फिर एक हाथ पे सीखा, फिर उन्हें ये सिखाया गया कि अब अंकल आपने अपने हाथ हवा में छोड़ने हैं। तो 10 मिनट 15 मिनट ये उनकी ट्रेनिंग की गई। चलें जी, आफ्टर 2 months ही वाज एबल टू सिट विदाउट एनी डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी कि हम तो बस समझ रहे थे कि अब ये आइंदा जिंदगी का बोझ है। और इसमें एक हमारी न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने बहुत हेल्प आउट की, उनका डाइट प्रोटोकॉल दिया जिसकी वजह से उनका वेट भी रिड्यूस किया गया काफी हद तक, क्योंकि 20 हो चुके थे कि उन्हें उठाना मुश्किल था। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या था कि हमने इन्हें खड़ा करना है। और खड़ा जाहिर है वैसे वो इंडिपेंडेंट किसी भी हाल में वो नहीं हो सकते, तो इसके लिए उनकी ऑर्थोसिस बनाई। ऑर्थोसिस भी कौन सी? HKAFO। HKAFO कौन सी है? हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस के कंप्लीट आपके एब्डोमेन से लेके जिसमें आपका पेल्विक एरिया भी आ जाएगा, आपके नीज भी आएंगे, आपके फुट भी आएंगे। वो उनका ऑर्थोसिस बनाया गया। उस ऑर्थोसिस को उसके लिए पहले उन्हें इतना पतला किया गया, तो वो बनाया गया जी। तो उसके बाद उन्हें उसमें खड़ा किया गया और पैरेलल बार्स में। वो उस दिन हमने कैसे किया था? वो 4 लोगों की मदद से हुआ था, क्योंकि जाहिर है 2 लोगों ने उनकी टांगें पकड़नी थी, 2 ने ऊपर से पकड़ा आहिस्ता आहिस्ता। मतलब वो आप ये समझें कि 5 मिनट स्टैंडिंग से हमारा स्टार्ट हुआ था उनका खड़ा होना। 5 मिनट्स की शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ, फर्स्ट सेशन में उनकी 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता जी एक्सपैंड डेली आप टाइम बढ़ाते जाएं, 3 to 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स तक उनकी स्टैंडिंग कराई गई विदाउट एनी डिपेंडेंट और पैरेलल बार्स में। बार्स तो होंगी, सामने सामने शीशा लगा हुआ था कि वो खुद को खड़ा होकर देख सकें। एंड दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि अब उनके जब वो व्हील चेयर से हम पैरेलल बार्स में लाते हैं उस टाइम पे तो हेल्प उन्हें चाहिए, लेकिन खड़े होने के लिए उन्हें अब कोई बंदा नहीं चाहिए। वो खुद से खड़ा हो सकते हैं। अगर उन्होंने खाना खाया है तो वो खुद से खड़ा, उसके बाद जाहिर है खड़ा होना या वॉक करना जरूरी था, तो अब वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो। सिर्फ हमें इतनी हेल्प उन्हें करनी है कि उन्हें सिर्फ खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद वो खुद 10 मिनट खड़े हों, 15 मिनट खड़े हों। उनका स्टैंडिंग टाइम बढ़ाया गया। उसके बाद उन्हें पैरेलल बार्स में वॉक शुरू कराएगी। वॉक कराएगी कि अंकल आपने 1 चक्कर लगाना है, अंकल आपने 2 चक्कर लगाने हैं, आपने 3 चक्कर लगाने हैं। उसके बाद वो उनका आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते गए। उसके बाद उन्हें वॉकर पे लेके आए। वॉकर पे भी पहले दिन छोटा चक्कर लगाया, अगले दिन उससे बड़ा लगाया, तीसरे दिन उससे बड़ा लगाया। तो और अब वो अंकल क्या है, एक एयरलाइन में ही वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जहाँ के वो उनके स्पेयर पार्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। तो वही अंकल अपने बच्चों के लिए कमा भी रहे हैं और उन्हें खिला भी रहे हैं। वो उन पे बोझ नहीं बने। और ये हमारा प्रोटोकॉल था 7 to 8 months का। सब्र आजमा टाइम है, इसमें वक्त तो लगता है, लेकिन ये है कि फाइनली हमने उन्हें इस काबिल बना दिया है कि अब वो अपने ना फैमिली पे बोझ है ना वो अपने लिए बोझ है। वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसमें ये है, इसमें ठीक होने का मतलब ये नहीं होता माजूरी है अगर यहाँ अल्लाह माफ करे बाद में लेटर ऑन आपके डेवलप हुई है कि जी आपने हम इन्हें ठीक कर देंगे। या इसमें ठीक होने का ये मतलब है कि हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना दें। तो वो अगर लेटे हुए हैं तो खुद उठ के बैठ जाएं, अगर वो लेटे हुए हैं तो खुद करवट चेंज कर रहे हैं। इससे क्या है, ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं। ना कि हम ये स्टेटमेंट तो कहते ही नहीं कि जी हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, हम आपको दोनों टांगों पे चला देंगे। सिर्फ ये कि उनकी अप्रोच और कर देते हैं। तो ये इस तरह के काम होते हैं। ये लिविंग एग्जांपल्स हैं जो कि जी आप बिल्कुल इनसे भी इस तरह के कहीं भी बिल्कुल। अगर आप एक जी मैम सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आप एक माइंड उनका बना देते हो कि आप ये काम कर सकते हैं, और हाँ फिर जी आप साथ साथ उनकी हेल्प करते रहते हो, और देन उनकी जो विल पावर होती है उसके बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना बोझ, चाहे उनकी डिसेबिलिटी जिस टाइप की भी है, उसको रिकवर जी कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। मैम आपका। थैंक यू सो मच इसके बाद मैम। हमारे साथ मौजूद हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर इमरान अली। इमरान अली, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लें। इमरान अली, आप मौजूद हैं?
उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इस सेशन के चीफ गेस्ट डॉक्टर कासिम बनूरी, जो के फाउंडर हैं BRC के, चेयरमैन हैं फिजियो क्लब के एंड हेल्पर्स NGO के। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस सेशन में आप आए। हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है वो सब कुछ क्लैरिफाई कर देती है, डिफाइन कर देती है, लेकिन एक जो बात आ जाती है कि इरेडिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, तो ये जो पॉइंट है, आपके पास क्या ऐसे प्लान्स हैं कि आप पाकिस्तान में इस चीज़ का खात्मा कर देंगे, इरेडिकेशन कर देंगे डिसेबिलिटी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी बात करने से पहले मैं सलाम करता हूं अपने तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम रज़ाकारों को और उनके माँ बाप को, जिन्होंने इस माशरे को ऐसे बच्चे दिए हैं जो कि इस माशरे में एक मुस्बत तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं। ये इरेडिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी विजन 2025, ये लफ्ज़ मैंने पहली दफा यासिर भाई के मुंह से सुना था। यासिर भाई स्ट्राइव ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और वो बजाते खुद स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं। उनकी सिर्फ 3 उंगलियां काम करती हैं और बोल सकते हैं। तो मैं जब स्टूडेंट था, मैं उनके पास उनसे मिलने के लिए गया और वो बंदा जो व्हील चेयर पे खुद बैठा हुआ है मुझे बता रहा है कि तुम्हें पता है कि 2025 तक दुनिया से माजूरी खत्म हो रही है। मैं एकदम शॉक है। और फिर मैंने कहा कैसे कैसे खत्म हो रही है? अब वो मुझे बताना शुरू हो गए हैं जीन थेरेपी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और जो अपकमिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में मुझे बताना शुरू हो गए। अब यासिर भाई से मेरा जब बात आधे घंटे तक पहुंचती है तो मैं एक फैंटेसी की दुनिया में पहुंच जाता हूँ कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ होने वाला है। पर जब हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हालात है, मतलब हमने इस चीज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया है। हमने अपने मतलब की टेक्नोलॉजी तो लेके आ गए। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ जूम ऐप के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ, एक अपने मोबाइल के जरिए बात कर रहा हूँ। हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल में डिफरेंट तरह की एप्स हैं। हमारे लिए अपने लिए इस्तेमाल के लिए वक्त के साथ साथ हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं। मगर जब हम इन अफराद की तरफ आते हैं तो अभी तक जो 100 साल पहले जो आर्टिफिशियल हाथ हम देखते थे लगा होता था, वही अभी तक प्रोस्थेसिस अभी तक चल रही है। इसमें हमने तरक्की नहीं की। तो अब जो हम बात करते हैं जीन थेरेपी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो दुनिया जिसके बारे में बात करी है, वो अगले 100 साल तक पाकिस्तान में नहीं आते। हम क्या करें? हम इनको छोड़ दें? हमने कुछ तो करना है इनके लिए। तो फिर हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर कि सबसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी जो है इसको खत्म करना है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी को खत्म करना यह है कि बीमारी जो है वो एज इट इज है, जिस तरह के RTA के केसेस हैं, स्पाइनल इंजरी के केसेस हैं। अब ये केसेस तो प्रॉपर हम लोग उसको क्योर ना कर सकें तो हम इसको इस काबिल कर लें कि यह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके, अपनी मूवमेंट जो है, अपने जो रोजमर्रा के काम है वो ये अच्छे तरीके से बंदा कर ले। अब इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वो हम करते हैं रैंप की। रैंप जो है वो हर जगह पर होना चाहिए। अब रैंप फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, एक पब्लिक प्लेस है, एक पार्क है, एक शॉपिंग मॉल है, वहां पर एक बंदा व्हील चेयर पर जाता है, आगे सीढ़ियां आ जाती हैं, तो अब वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ सकता? क्या ये माजूर है? नहीं, हम कहेंगे कि ये माजूर नहीं है, माजूर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में रैंप नहीं है। अगर इस बिल्डिंग के ऊपर रैंप होता तो ये आदमी आराम से व्हील चेयर से चला जाता ऊपर। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी है उसको हमने इस तरह से करना है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट प्लान है, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई इसमें
कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई हमने एटम बम नहीं बनाना। जो दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी दुनिया में मौजूद है, जो कुछ और मुल्कों में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी वहां पर मौजूद है, हम वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनके लिए ले आए, इनको वो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करना शुरू कर दें। अब इस पे हमारे पास एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है अभी तक। यहाँ पे इतनी जो प्रेवलेंस की रिसर्चेज होती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हमारे पास एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स आ जाएं। जब हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा ना कि एग्जैक्ट ये मिसाइल हैं और एग्जैक्ट हमारे पास इतने बंदे इस बीमारी के साथ हैं, इतने बंदे इस बीमारी के साथ हैं, तो हमारा जो रोड प्लान है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस वक्त हम लोग कैंप्स जो है वो सबसे ज्यादा करते हैं। कैंप्स में हम लोग शहरों में भी लगाते हैं, गांवों में भी लगाते हैं, बैकवर्ड्स एरिया में भी लगाते हैं। हम उस एरिया की पहले जाके ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ की जरूरियात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, फिर हम उस तरह की तैयारी करके उधर जाते हैं। अब एक कोई बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहां पे सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्सरे मशीनें, MRI मशीन वगैरह साथ लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे कि 3 दिन का, हफ्ते का कैंप लगाएं। अब जब हमारे पास इस कैंप में डाटा इकट्ठा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इस कैंप में हमारे पास जो डिसेबिलिटी के केसेस हैं वो कितने ज्यादा आ रहे हैं। अब हमारे पास एक डाटा आ गया, फॉर एग्जांपल कि हमने एक KPK की एक X डिस्ट्रिक्ट Y गांव में हम लोग गए हैं, वहां पे हमने कैंप लगाया है, हमारे पास CP चाइल्ड बहुत ज्यादा आ रहा है या स्ट्रोक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये यहाँ पर ये बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। हम इसकी वजह को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पर हमारे सोशल एक्शन प्रोग्राम शुरू होंगे, हमारी अवेयरनेस कैंपेन शुरू होगी उस वजह को खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल संगजानी के पीछे एक गांव था छोटा सा, उस गांव में मेरे पास एक पेशेंट आया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। जब उसको हमने ट्रीट किया, उसका भाई भी डिसेबल था, उसके चाचू भी, मामू भी, इस तरह करते हुए 20 बंदों की उसने लिस्ट दी अपनी फैमिली की। तो ये केस था कजन मैरिजेस का। अब जब ये हमारे पास एक केस आया तो वहां पर हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की कजन मैरिजेस के बारे में। तो हमारे पास जो भी उसका काज आता है, उस काज को हमने खत्म करने के लिए वहां पे हमारे सोशल एक्शन प्रोग्राम होंगे, हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी, ताकि न्यू केसेस रिपोर्ट होना कम हो जाए। अब हमारे पास जो नए केसेस आ रहे हैं वो कंट्रोल हो गए हैं कि और केसेस हमारे पास नहीं आ रहे। अब हमारे पास जो मौजूदा मरीज हैं अभी जो चल रहे हैं, इनको हमने प्रॉपर ऑन करना है, इनका ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। उनके गांव के पास हमारा जो भी डॉक्टर है, करीबी हमारा वॉलंटियर डॉक्टर कोई भी है, हमारे पैनल का कोई डॉक्टर वहां पे बैठा हुआ है, हम उसको उसके पास भेजेंगे। उसको एडमिट करना है, हम उसको BRC लेके आ जाएंगे, उसका हम ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। अब उसको कुछ ऐसी सर्विसेज चाहिए जो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल उसका हमने ऑपरेशन कराना है, हमारे पास OT नहीं है अपनी, हम लोग खुद ऑपरेशन की सर्विसेज नहीं देते, तो हम उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हम लोग फंडिंग करते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सारे आपस में, हमारे WhatsApp ग्रुप्स हैं, हम उस पर वो केस भेज देते हैं कि ये केस के लिए हमें इतने ज्यादा पैसे जो हैं वो दरकार हैं, तो फिर फंडिंग होके हम उसके ऑपरेशंस, उसकी जो मेडिसिन वगैरह हैं, ये एक्सपेंसेस सारे हम लोग उसके पूरे करते हैं। हमारा अभी हमने KPK में, पंजाब में और इस्लामाबाद में हमने कैंप्स लगाना शुरू किए हैं। यहाँ के और जो इलाके हैं वहां पे भी लगाते जाएंगे। हमारे पास डाटा आता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता जाएगा, हमारा जो रोड प्लान है वो हमारा बनता जाएगा। साथ साथ इंशाल्लाह ताला हमारा आगे सिंध में और बलोचिस्तान में भी करने का इरादा है, गिलगित में भी करने का इरादा है। इंशाल्लाह हमने 2025 तक पूरे पाकिस्तान से ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी जो है इसको हमने खत्म करना है। ये जो हमने रोड प्लान बनाया है कैंप्स वाला और बनोरी रिहैबिलिटेशन सेंटर वाला, ये हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। हमने आगे जो रिसर्चेज हैं, न्यू रिसर्चेज कंडक्ट करानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3500 वॉलंटियर्स की टीम है, ये रिसर्चेज करते जाएंगे, हमारे पास डाटा आता जाएगा। हमने जो BRC में जो हम रिसर्चेज कर रहे हैं, जब हमारे पास पेशेंट फ्लो जिस तरह बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर काम करते जा रहे हैं।
अभी हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है, अभी जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, इसकी जो रिसर्चेज हैं वो सारी हमारे पास यूरोप की हैं, अमेरिका की हैं, दूसरे ममालिक की हैं। अब जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी बॉडी फिजिक और उनकी बॉडी फिजिक बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हमारे अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आएगी, हमारे अपने पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आएंगे, तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह हमारे, और अगर हम आगे जाते हैं, हमने सिर्फ डिसेबल्स के साथ साथ हमने जो हो रही हैं आगे उनको भी रोकना है जो सिर्फ जा रहे हैं। जिस तरह शैटिका के पेशेंट आते हैं, शोल्डर फ्रोजन के पेशेंट आते हैं, इनको भी हम साथ साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं। और जब फिजिकल थेरेपी हम दे रहे हैं ना, तो हम लोग आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। हमने, आप यकीन करें, कितने शोएब अख्तर जाया कर दिए हैं सिर्फ टेंडनाइटिस की वजह से। ये जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, इनको एक मसला हो जाता है, यहाँ पर इंजरी हो जाती है टेंडनाइटिस, जिसके बाद वो आगे नहीं चल सकते, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं मिलता। तो हमने जो अपकमिंग प्रोफेशंस हैं, यहाँ पर हमने काम करना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे हमारी रिसर्चेस अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं। हमने जो प्राइमरी मेजर्स हैं उस पर भी काम करना है, ताकि अपकमिंग केसेस जो हैं वो कम से कम होते जाएं। और आगे जो हमारे पास केसेस आ चुके हैं, इंशाल्लाह ताला इनको हमने या तो बिल्कुल ठीक कर देना है, या हमने इनको इस काबिल कर देना है कि ये अपने रोजमर्रा के सारे काम खुद कर सकें, अपने कपड़े पहनना, उतारना, वॉशरूम जाना, कंघी करना, और जो भी उनका कोई भी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है उस पे काम करना, ये सब इसके काबिल हो जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास, जिस तरह पहले हमारे वॉलंटियर्स ने डिस्कस किया, एक एक दो दो एग्जांपल्स दी, हमारे पास इस तरह की बहुत सारा ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, और दूसरों के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो दूसरे रिहैब सेंटर्स काम कर रहे हैं, वहां पर आपको ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी जो कि ये काम कर रही हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपको कट कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे आपने बात की सक्सेस स्टोरी है आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। देखें, आजकल का जो दौर चल रहा है, हम देखते हैं कि सामने जो मॉडल होता है एक हमारे सामने, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो आपकी टीम में ऐसे मतलब बाकी अगर टीम आपसे इंस्पायर हो, तो आपकी टीम में ऐसे क्या इन्फ्लुएंसेस हैं जो दूसरी टीम को मतलब वो आपके साथ कोलैबोरेट करें या आपके साथ मिलके काम करें या आपसे इंस्पायर हों, मोटिवेट हों? जी, हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद सिर्फ एक है, हमारा माजूरी का खात्मा, किस लिहाज से भी हो। हम लोग इस पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हम इनको ट्रेन करते हैं, इनको उनके स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं। जिस तरह हमारा जो आगे फोकस है वो है, हमने 100 रिहैब सेंटर्स बनाने हैं और इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाना है। अभी भी, इस वक्त भी हम, अभी भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, इसके अलावा अभी भी हम जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। कोलैबोरेशन में रिसर्चेस जो हैं वो चलती हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज में हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। बाज़-औक़ात मतलब कि बिसाइड्स मेडिकल, जिस तरह हम पाकिस्तान की किशन कराटे ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान कराटे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। हमारा मेडिकल से हमारा मकसद है लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, लोगों को इससे बचाना, और जो इस पे मुब्तला है उनको इसमें से निकालना। जी। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हम हमेशा वही प्रोफेशन चूज करते हैं, चाहे जॉब करें चाहे स्टडी के लिए जाएं, कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है, हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलता है। तो आपकी नज़र में एक फिजियोथेरेपी और एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में, उसका क्या स्कोप है? मतलब हमारे पास जितने भी हमारी ऑडियंस है वो जो जाना चाहते हैं, तो उनको काइंडली आप गाइड कर दें कि अगर वो इस चीज
इसको चूज करेंगे, इस फील्ड में आएंगे, तो उनको क्या फायदे मिल सकते हैं, इसका क्या स्कोप है? एक बात मैं जो डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ रहे हैं और जो आगे एडमिशन लेने का इसमें सोच रहे हैं, एक बात मैं बड़ी फ्रैंकली आपको बता दूं कि जॉब्स नहीं है, और जॉब्स अगले 10 साल तक नहीं है। फॉर एग्जांपल के 100 जॉब्स आ गई, 1000 जॉब्स आ गई, तो 1 लाख फिजिकल थेरेपिस्ट पहले बैठा हुआ है वहां पर, इसमें जॉब्स नहीं है। 2013 में पहला बैच जो था डीपीटी का वो निकला था। ये अभी न्यू प्रोफेशन है जो कि आ रहा है, इसने अपना पहले लोहा मनवाना है, फिर आगे चलेगा। और मैं इसको कहता हूँ ये सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, इसलिए क्योंकि आपने ही शुरू करना है। अगर आपके अंदर लीडिंग गट्स है, आप, ये स्किल्स प्रोफेशन है, अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो फिर तो स्कोप ही स्कोप है आपके पास। एक बंदा आपके पास दर्द में आता है, तकलीफ में आता है, वो कहेगा भाई मेरा आप दर्द खत्म कर दें, आप कुछ भी करें, बस मेरा दर्द खत्म कर दें आप यहाँ पे। हमारे पास अभी हफ्ते पहले मेरे पास एक अंकल मुझे मिले, तो वो बता रहे थे कि उनका जो बेटी है उसकी एम्पुटेशन हुई हुई है, एक टांग उसकी काटी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। हम कई जगह लेके जा चुके हैं, उसके दर्द में आराम नहीं आ रहा। मैंने कहा उसको लेके आए, देखते हैं हम यहाँ पर। जब वो बच्ची यहाँ पर हमारे पास आई तो उसका एक हाथ यहाँ पर था, 2 साल से ये हाथ उसका यहाँ पर था और इसमें बहुत ज्यादा दर्द था, ऐसे उंगली भी लगाओ तो वो चीख मारती। अब इस बच्चे की सिर्फ एक नर्व ट्रैप हुई भी थी यहाँ पे हल्की सी, अब मैं हाथ लगाऊं वो चीख मारे। 2 साल से उस बच्ची ने हाथ नहीं हिलाया, यहाँ पे रखा हुआ है, और बेचारे की एक एम्पुटेशन भी हुई हुई है, टांग नहीं है एक। अब 5 मिनट लगे उसको, हल्की सी ट्रैक्शन देख के 5 मिनट में उस बच्ची का हाथ ठीक हो गया, दर्द भी खत्म हो गया और वो हरकत भी करने लगा। अब वो बच्ची यहाँ पे ना कभी रो रही है, कभी हंस रही है, छलांगे मार रही है वो वहां पर। तो वो जो फीलिंग्स जो आपको आती हैं जब आप पेशेंट ट्रीट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। नॉर्मल कैंप्स में जब हम लोग जाते हैं, कैंप्स में एक बंदा है, एक डिसेबल है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजार रहा होता है। मैंने जिस यासिर भाई का जिक्र किया, जिनके मुंह से मैंने पहली दफा लव्स विजन 2025 सुना, मेरी मोटिवेशन उनसे है। मैं कहीं पर जरा सा ढीला पड़ जाऊं, मैं उनको याद करता हूँ, मेरी एनर्जी वापस फुल चार्ज हो जाती है। अब यासिर भाई मुझे बता रहे, कह रहे कासिम मैं रात को मुझे ठंड लगती है तो मैं कहता हूँ रजाई ऊपर डाल दो मेरे। अब जब रजाई मेरे ऊपर आती है कासिम, मेरा दम घुटता है, मुझे या गर्मी लगेगी, या मेरा दम घुटेगा, या मेरी सांस रुकेगी, या मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खुदा ना खास्ता मरने लगा, मैं आवाज दूं तो मेरी आवाज ना जाए किसी को, मैं फिर आवाज देता हूँ रजाई नीचे कर लो। अब मुझे ठंड लगती है फिर से, अब मुझे शर्म आती है, मैं बार बार कैसे बुलाऊं, मेरी सारी रात इस तकलीफ परेशानी में गुजर जाती है। ये बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो जिनको खारिश हो रही है वो खारिश ना कर सकें, अपनी नाक पे बैठी मक्खी ना उड़ा सकें, ये बड़ी मुश्किल इनकी जिंदगी होती है यहाँ पे। तो वो मुश्किल से जिंदगी गुजारने वाला, सुसाइड अटेम्प्ट्स आती हैं, खुदकुशी की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया, कहता मुझे पता है मैंने ठीक नहीं होना, आप मैं छत से जाके कूद नहीं सकता, आप मुझे तरीका बता दें मैं खुदकुशी कर लूं, मुझे जहर का टीका लगा दें, मुझे पता है मैंने ठीक नहीं होना, मेरी जान छुड़ाएं। हमने कहा भाई आप ठीक हो जाएंगे। अब वो बंदा बिल्कुल ठीक है, जिंदगी गुजार है। इसी तरह का एक बंदा किसी गांव में है, वो इलाज कराता रहा, वो ठीक नहीं हुआ, वो पीरों के पास भी जा चुका है, सीखे भी लगवा चुका है, कहीं पे झाड़ू में खा चुका है, किसी ने जमीन में दबा दी है, किसी ने कोयले पे चलाया, सब सिस्टम उसके साथ हो चुके हैं। अब वहां पे कैंप लगता है, उसको बंदा बताता है कि यार वहां पर कैंप है, उधर जाके एक दफा देख के आओ। उसको यकीन तो नहीं आएगा जो उसके साथ पहले हो चुका है, एक हल्की सी उम्मीद लेकर वो यहाँ पर आएगा। उसको हम लोग देखते हैं, कहते हैं अच्छा, उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे, उसको चेक करेंगे, एक बात उसको कहते हैं यार आप ठीक हो सकते हो भाई, आप तो ठीक हो सकते हैं। ये एक लफ्ज जब हमारे मुंह से निकलता है
उसकी जो आंखों में चमक आती है, जो उसकी उम्मीद आती है, उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है ये एक लफ्ज, यार आप ठीक हो सकते हो। और यकीन करें कि वो ठीक हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता उसको। हम क्लिनिक में बैठे हुए हैं, एक बंदा भीख मांगने के लिए वहां पर आता है, उसको फेशियल पाल्सी होती है, मुंह उसका यहाँ से टेढ़ा हुआ होता है, सारा बोल नहीं सकता बेचारा, भीख मांगने के लिए क्लिनिक पे आया, पैसे दे दो। हमने देखा मसला क्या है, बैठो बताओ। ओके पैसे दो यार मैं जाऊं। उसको जब बिठाया पूछा तो उसने बताया कि मैं 16 साल पहले मीडिया में कैमरामैन था, मैं शूटिंग के लिए स्वात जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में हवा लगी और मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, उसके बाद मैं नौकरी नहीं कर सका, अब मैं 16 साल से भीख मांग रहा हूँ, क्या करूं। उस आदमी का इलाज सिर्फ 16 दिन का था। हमने उसको बताया कि आप 16 दिन में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। 2 दिन बाद उस बंदे ने अपना हुलिया ठीक किया, उसने मजदूरी शुरू की, अब वो बिल्कुल ठीक होके मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। सवाल ये है कि जो उसके 16 साल जो उसने भीख मांगे हैं, वो किस चीज की कमी थी? वो कमी थी इसी प्रोफेशन की, कि 16 साल पहले इस तरह किसी ने आके काम नहीं किया था, इस तरह ये प्रोफेशन एक्टिव नहीं हुआ था जिस तरह अभी ये फिजियो क्लब जो है एक्टिव हो रहा है, काम कर रहा है, एक प्रॉपर विजन के साथ काम कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक होकर चला गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, इस तरह के ये जो हमें मिल गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें नहीं मिले। तो आपके लिए फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आप पैट्रियोटिक हैं, आपके अंदर लीडिंग गट्स हैं, तो इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। इसके अलावा आप जिस तरह मैं विजन 2025 कहता हूँ, इंशाल्लाह ताला ये जरूर पूरा होगा। हम इस पे पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं इस पे काम करके। हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट सना सलीम पिछले हफ्ते यूएसए से होके आई हैं, तो वो मैंने जब उनसे पूछा कि फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में वहां वाले में और हमारे वाले में क्या फर्क है, उन्होंने कहा भाई वहां पे नो डाउट मशीन्स बहुत अच्छी हैं, उनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, उनके जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भाई हमारे कमाल के हैं। यहाँ पर जिन बंदों के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हैं, जादुई हाथ हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, मैंने किया डॉक्टर निसार फैज, जादुई हाथ हैं उनके, अल्लाह पाक ने इतनी शफा रखी है उनके हाथ में, वो ठीक कर क्या मौजे हो रहे होते हैं वहां पे उनके पास यहाँ पे। तो इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, अपना आप बनवाना चाहते हैं, तो फिर आके कोई और सवाल? जी सर, बस मेरी तरफ से डन है, बाकी हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो जी वो मेंशन कर दें, मैं पूछ लूंगी सर से। ऑडियंस के जो भी सवाल हैं वो मैं हूँ, सना सलीम है वाइस प्रेसिडेंट, हम आपके जवाब देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे दो सवाल हैं। जी जी सर मेरा एक सवाल तो ये है कि अगर आप लोग जो मेडिकल कैंप्स करवाते हैं, हमने ये करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, और दूसरा ये है कि आपको कांटेक्ट किस तरह करेंगे। अच्छा, आपने मेडिकल कैंप करवाना है किस जगह पर भी, तो आप हमें वो एरिया बताएंगे, उस एरिया में हमारी जो लोकल टीम है वो जाके सर्वे करेगी वहां पर पहले कि वहां पर क्या मसाइल हैं, किस किस चीज की जरूरत है, फिर हम उसको अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो आपका एरिया वहां पे डाल देंगे और फिर इंशाल्लाह वहां पर आके कैंप्स लगाएंगे। आप राब्ता कैसे कर सकते हैं? आप हमारे सोशल मीडिया से राब्ता कर सकते हैं, आप हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, हमारी ऑलमोस्ट अब हर यूनिवर्सिटी में टीम है फिजियो क्लब की, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आप वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हम टीम का पार्ट कैसे बन सकते हैं? फिजियो क्लब की टीम का पार्ट बनने के लिए
आपको अगर आपको कहीं से भी आपको इसके बारे में नहीं सुना तो आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो हर यूनिवर्सिटी में कैंपस एम्बेसडर होता है, आप उससे राब्ता करके आप फिजियो क्लब का पार्ट बन सकते हैं। कोई और सवाल? थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज वेलकम। एक और इसके अलावा बाकी जिसके क्वेश्चन, एक और मैं ये कहना जी, चाहूंगा, सर। जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं इस वक्त, कि आप जहां पर भी कोई भी पेशेंट देखें जो डिसेबिलिटी में है, मुश्किल में है, तकलीफ में है, दर्द में है, तो आप उसको फिजियो क्लब तक पहुंचा दें, बनोरी रिहैबिलिटेशन सेंटर वाकन तक पहुंचा दें। यहाँ पर उसका इलाज प्रोफेशनल टीम करेगी। जो बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता उसका बिल्कुल उसी तरह बिला तफर्रुक इलाज जो है बिल्कुल फ्री किया जाएगा। जिस तरह मैंने पहले केस डिस्कस किया, 16 साल तक उसको डोनेशन तो लोग दे रहे थे, देने का तरीका गलत था। अब आप यहाँ पर भी आप पेशेंट देखें डिसेबिलिटी का, आप उसकी सबसे बेहतरीन मदद जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उसको लेके हमारे पास बीआरसी में आ जाए। सही हो गया सर। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, मेंशन कर दें यहाँ पे। सर मेरा ये सवाल है एक और कि ये जो आपके पेशेंट्स का डेटा लेते हैं तो आपको क्या करते हैं फिर? आवाज कट रही है आपकी, फिर से पूछिएगा। सर मैं पूछ रहा हूँ, तो आप डेटा लेते हैं पेशेंट्स का, इसका क्या करते हैं, किस काम आता है, और फिर इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं? आप लोग किस तरह लेते हैं, ये लोग किस तरह कलेक्ट करते हैं, मेंटेन कैसे कर लेते हैं? जबरदस्त 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 सवाल है। डेटा लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आज हम लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें हमारे मकसद को पूरा करे। हमारे पास डेटा होगा तो हम काम करेंगे। हमारे जो वॉलंटियर्स की टीम है वो जाके डेटा इकट्ठा कर रही है। जब हमारे पास डेटा आएगा तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि मसला क्या है और मसला कितना है। फिर हम उसके ऊपर रोड प्लान बना के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और डाटा को हम लोग इकट्ठा कैसे करते हैं? हमारे पास यहाँ पे जो हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ पे प्रॉपर अभी हमारा डाटा सारा मैनुअल हो रहा है। आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग इस पे सॉफ्टवेयर भी बना के सारा डाटा इकट्ठा करेंगे। अभी हमने हमारे जहाँ जहाँ पर कैंप होते हैं वहाँ से हमारा सारा डाटा का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और आगे भी जहाँ जहाँ पर हम कैंप करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास डाटा आता जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। इस पे कोई और कोलैबोरेशन में आता है, किसी भी इलाके की कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन है काम करना चाहती है तो हम उसको डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे ये डाटा है, ये मसला इतना है, आप इस पे काम कर सकते हैं। कोई और सवाल? बहुत शुक्रिया सर। अब मैं सेशन का एंड करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के इस सेशन में आपकी पूरी टीम ने इतने अच्छे तरीके से समझाया, हर एक चीज़ को ब्रीफली और डिटेल में जाके उस चीज़ को और आसान अल्फाज में, वो मुझे लगता है कि हर एक ऑडियंस में जो भी स्टूडेंट इस तरफ आएंगे उनका मज़ीद इस चीज़ में ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा और वो इस चीज़ को ज़रूर इस चीज़ में वो एज अ प्रोफेशन इसको चूज़ करेंगे। इसके अलावा बाकी अगर इनके बारे में अगर कोई भी डिटेल्स या अगर कोई अगर अपना पेशेंट लेके आना चाह रहे हैं इनके पास तो वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर ने आपको बता दिया है। इसके अलावा तमाम जो डिटेल्स हैं वो
नंबर अगर किसी के पास है तो वो डायरेक्ट है। इसके अलावा बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, मज़ीद अगर किसी के सवालात हैं तो वो हमारे ही पेज पे आके सवालात उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका और आपकी पूरी टीम का। थैंक यू सो मच एमन। बहुत शुक्रिया नायकन टैलेंट कलम का, जिसने हमें हमारा विजन जो है वो प्रमोट करने में हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much everyone for joining. I'm ending the meeting.